हेलो बेटा, वेलकम ऑल, वेलकम ऑल। कैसे हो भाई सभी लोग? हाउ आर यू? वेट। Okay, all set. We are now ready for another beautiful journey. Very happy good evening beta. Sameer, प्राची, मिंकू, जयंत, अंकिश, यू आर ऑल वेलकम बेटा। स्वागत है आप सभी का। फर्स्ट कंफर्म भी बेटा, एवरीवन ऑडियो एंड वीडियो इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू बेटा? प्लीज राइट सीसी इन कमेंट सेक्शन। जय श्री राम बेटा अमित। एवरीवन क्लियर? ओके बेटा, ओके, वेरी हैप्पी गुड इवनिंग बेटा। आर्यन, समीर, जयंत, अंकिश, अमित, वेलकम ऑल बेटा, वेलकम ऑल, वेलकम ऑल। ओके बेटा जयंत, ओके ओके। So now beta, as you all know, I believe in Almighty. So now I'm going to start the subject with the name of God. श्री गणेशाय नमः। जय हो सरस्वती माता जी की। और फटाफट हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा। एज ऑल यू नो, दिस इज गौरव श्रीवास्तव सर, एजुकेटर एट गेट कैमिक लर्निंग ऐप, गेट कैमिक इंस्टीट्यूट विद 12 प्लस ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस एज गेट केमिकल इंजीनियरिंग एजुकेटर। ये हाई स्कूल या इंटर का आपका एक्सपीरियंस नहीं है। इंडिया की वो सारी ही इंस्टीट्यूट्स जो कभी ना कभी नाम कमाई हो, छोटा से लेके बड़े तक, उन सभी में पढ़ाए हुए हैं। पास्ट में आप जाके देखोगे। नाउ आई एम अ फुल टाइम एजुकेटर इन गेट कैमिक। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आज की डेट में हमारे कहीं भी और लेक्चर आपको नहीं मिलेंगे। आई एम अवेलेबल ओनली हियर। और यहाँ पे फुल स्टेबिलिटी के साथ, मीन्स ऐसा आपको कोई डरने का रिक्वायरमेंट नहीं कि सर 3 महीने बाद छोड़ के तो नहीं चले जाएंगे। ओके, सो आई एम हियर फुल टाइमर। और फटाफट बेटा हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। अमित कहते हैं सर प्लीज आप अपने कोर्स को यूट्यूब पर भी प्रमोट करा करिए, क्योंकि इतना सस्ता एंड बहुत अच्छा कहीं पर भी नहीं होगा। ओके बेटा अमित, कोशिश करेंगे। यूट्यूब पे हम इसीलिए नहीं आ पाते हैं क्योंकि आप लोगों के लिए क्वालिटी कंटेंट तैयार करने में ही हमारा पूरा समय चला जाता है। ठीक है, तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपको क्लासेस बहुत अच्छी लगती हैं, अच्छी लगे तो मत करना यार, ठीक है, लेकिन अगर क्लासेस बहुत अच्छी लगती हैं तो यार अपने जितने भी दोस्त हो, यार हो, जूनियर हो, सीनियर हो, सबको इसके बारे में बताना और उनको भी ज्वाइन कराना। ओके बेटा, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट 4.0 बैच। यार वर्जन जो 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 जो आप ये देख रहे हो ना, ये रियल में 4.0 जैसा होगा। इतने मतलब इस वर्जन का तो अभी हमारे रोबोट भी नहीं आया है। जो मूवी हमारी रजनीकांत साहब की आई थी है, वो भी 3.0 तक ही आया है। हम लोग 4.0 पे पहुंच चुके हैं। मास ट्रांसफर ऑपरेशन 4.0 बैच। इस बैच की विशेषता क्या होगी? हर एक चीज वेल शेड्यूल्ड फॉर्म में होगा। कोशिश होगी चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज या प्रैक्टिस सेट्स आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड किया जाए, जिसके क्वेश्चंस आपके प्योर न्यूमेरिकल बैच से सेपरेट होंगे। यानी कि जब आप मास ट्रांसफर ऑपरेशन यहां खत्म करोगे, कॉन्सेप्ट, डेरिवेशंस, न्यूमेरिकल्स, पीवाईक्यूज के बाद, तो आपको मास ट्रांसफर ऑपरेशन के एक नए बैच में भेज दिया जाएगा, जिसका नाम होगा मास ट्रांसफर ऑपरेशन प्योर न्यूमेरिकल बैच। वहां फर्दर आप बहुत सारे और एडिशनल न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करोगे, मेरे द्वारा बनाए हुए न्यू न्यू न्यूमेरिकल्स की। हर दिन 3 घंटे आपके लिए केवल न्यूमेरिकल बनाते हैं बेटा। और इसके अलावा बुक्स, स्टैंडर्ड बुक्स के न्यूमेरिकल्स की भी प्रैक्टिस करोगे, उनके सॉल्व और उनके अनसॉल्व प्रॉब्लम जो भी आपके गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। ये जो हमारा लेक्चर सीरीज स्टार्ट हो रहा है, पैच स्टार्ट हो रहा है, ये केवल आपके गेट के लिए बेनिफिशियल नहीं है। अगर आप कॉलेज सेमेस्टर के लिए देखना चाहते हो, मजा आ जाएगा तब भी। आईएफएस का पेपर देना हो, यूपीपीएससी का देना हो, कैसा भी कोई पेपर हो, हर एक पेपर को इंक्लूडिंग इंटरव्यू फोड़ डालोगे। केवल आपसे हमें क्या चाहिए? आपकी एनर्जी। आपका एनर्जी लेवल बेटा इस पूरे जर्नी के दौरान घटना नहीं चाहिए। स्टडी स्टेट मैनर में पढ़ाई करोगे और लगातार साथ बने रहोगे। ठीक है,
ये बेटा इस साल का सब्सक्रिप्शन प्लान जो आप लोग अपने फ्रेंड से अगर शेयर करना चाहते हो तो शेयर कर लेना। इस पे हम अभी ज़्यादा समय नहीं देंगे, ठीक है? ये केवल हमने यहाँ एक स्लाइड लगा दी कि आप बाद में पॉज़ करके देख लेना। 1 ईयर का जो आइकॉनिक प्लस है, जिसमें प्योर न्यूमेरिकल बैच भी आता है 14, और 2 ईयर का आपका 22,500 जो प्रीवियसली हमारा 35,000 रुपए 1 साल का था। जैसा कि 3 साल पहले हमने वादा किया था कि सारे कोर्सेज़ के प्राइसेज़ डाउन करेंगे 3 साल के बाद। देखो हमने अपना वादा पूरा किया। हमने अपना वादा पूरा किया। कल को हमारे पास और ज़्यादा बच्चे होंगे ना, हम 1 साल बाद इसके प्लान के प्राइस को और थोड़ा डिक्रीज़ कर देंगे, ठीक है? बढ़ाएँगे नहीं। माय प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू। गेट में बेटा मास ट्रांसफर ऑपरेशन का वेटेज कितना होता है? वेरी हैप्पी गुड इवनिंग बेटा चेतन। इस बार जो बेटा मास ट्रांसफर, हाँ बेटा वो मेम्ब्रेन सेपरेशन भी लेंगे बेटा हमें, डोंट वरी बेटा। गेट का वेटेज की आप बात करोगे बेटा तो मास ट्रांसफर ऑपरेशन जो आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट, ये गेट में 9 से 12 नंबर तक पूछा जाता है, कभी 9 से कम नहीं देखा गया है, जनरली 12 से ज्यादा भले देख लिया गया है। तो ऑन एन एवरेज आप कह सकते हो 10 से 11 नंबर के आसपास पूछा जाता है। और ऐसे सारे सब्जेक्ट जो गेट में 10 नंबर से ज्यादा का वेटेज रखते हैं, अभी इस बार भी लगभग 9 नंबर के आसपास का आया था, वो सारे सब्जेक्ट जो गेट में आपका 10 और 10 से ज्यादा का वेटेज रखते हैं ना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जानते हो क्यों? छोटा वाला सब्जेक्ट जो होगा वो मान लो 4 नंबर का उससे क्वेश्चन पूछा, आप नहीं लगा पाए एक क्वेश्चन, तो 50% आपने उस सब्जेक्ट को अटेम्प्ट ही नहीं किया। लेकिन जो सब्जेक्ट आपका 10-12 नंबर आया, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो डैम श्योर है गई गुजरी अवस्था में भी 12 में से 8 नंबर तो करके आओगे यार। लेकिन हम आपको यहाँ तैयारी कैसे कराएंगे? 12 में 12 की। एक भी क्वेश्चन, क्या मजाल है कोई भी एग्जाम वाला इस कंटेंट जो आपको प्रोवाइड करेंगे बाहर दे के दिखाए। बेस्ट कंटेंट मिलेगा आपको और ये आप भी हमको बताओगे, ठीक है? रेफरेंस बुक्स बहुत सारी हैं, 10 यहाँ हमने नाम लिख दिए हैं, आखिरी 4 तो हमारी ही है। हमारे पास खुद मास ट्रांसफर ऑपरेशन से रिलेटेड 17 किताबें हैं। तो किताबों को खरीदने का रिक्वायरमेंट आपको नहीं है। जो हम आपको यहाँ पढ़ाएंगे, जो कंटेंट देंगे, वो हर एक किताब प्लस मेरी खुद की गई सब्जेक्ट के ऊपर में पीएचडी, वो सब कुछ आपको मिलेगा, ठीक है? तो बस प्रॉपरली नोट्स को प्रिपेयर करेंगे, नोट्स को रिवाइज करेंगे, बिकॉज बेटा एक बात हमेशा आपको याद रखना होगा, आई मस्ट डू माई रिविजन डेली। अगर आप पर डे अपने नोट्स को रिवाइज करने की आदत डाल लोगे ना, तो कभी भी आप अपने जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ोगे उनके कॉन्सेप्ट को मिक्स नहीं करोगे और लॉन्ग टर्म तक उसको याद रख सकोगे, ठीक है बेटा? इस पूरे सब्जेक्ट में कॉन्सेप्ट्स होंगे, एनिमेटेड वीडियोस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, वो भी होगा, किसी रिएक्टर या किसी के साथ कुछ प्रॉब्लम्स जुड़ी होंगी लाइक डिस्टिलेशन कॉलम की मेजरिंग प्रॉब्लम या ट्रबल शूटिंग, वो सब भी हम लोग देखेंगे। ये गेट आईएफएस बीटेक इंटरव्यू और नॉलेज पर्पस के लिए मास ट्रांसफर जो आज आप स्टार्ट करें 4.0 आपका बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा। इसके अंदर में आप हर एक टॉपिक को क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ फील करने वाले हो। वी आर नाउ गोइंग टू कवर फुल केमिकल इंजीनियरिंग सिलेबस and the main language of this course will be English. But if any English learner is also present there, बेटे थोड़ा थोड़ा हिंदी समझता है टाइप का, then they can ask me their doubts in English language too. Okay beta, but my main language will be English. That means the mixture of Hindi and English. All scientific word must be in English, supporting word will be in Hindi, और notes जो हम आपको provide करेंगे, that notes will be totally 100% will be in English. आई एम अवेलेबल ऑन यूट्यूब विद द नेम गौरव श्रीवास्तव सर गेट केमिक। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छा लगता रहे यूट्यूब पे लाइक भी करते रहना। टेलीग्राम पे जो ऐड नहीं है फटाफट व्हाट्सअप मार देना, ठीक है? 9451707049, फटाक से आपको लिंक भेजेंगे, फटाक से ज्वाइन हो जाना। इसके अलावा एक क्विज ग्रुप भी बन गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्विज में खतरनाक क्वेश्चन बनाते हैं, छोटे ही छोटे नए नए क्वेश्चन आते हैं आपके 10 में 100 150 बच्चा देता है तो 10 में 7 नंबर आपका मैक्सिमम जाता है, 8 नंबर वालों के लाले पड़ जाते हैं। ऐसी क्विज आती है और क्वेश्चन आसान होते हैं कॉन्सेप्चुअल। फेसबुक पे पेज हमारा है गेट केमिक, बहुत दिन से इस पे भी हम कुछ डाल नहीं पा रहे हैं, इतना ज्यादा व्यस्तता हो गई है जिसके कारणवश। लेकिन आप फेसबुक के पेज को कुछ दिन पढ़ने के पश्चात आपको जैसे फीलिंग होगी, एक बढ़िया से कमेंट के साथ लाइक जरूर मार देना। इंस्टाग्राम ट्विटर पे तो और भी ज्यादा अभी इनएक्टिव है, भविष्य में कोशिश रहेगी यहाँ पे आपको केमिकल से रिलेटेड क्षेत्र में जो भी नई चीजें आए वर्ल्ड में वो आपको वहाँ पे हम अवगत कराते रहे, बताते रहे। तो अगर आप इंस्टाग्राम या ट्विटर इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे आप हमको फॉलो कर लीजिएगा। अब आते हैं बेटा गेट केमिकल इंजीनियरिंग मास ट्रांसफर ऑपरेशन के सिलेबस पे। इरफान कहते हैं सर डिजाइनिंग ऑफ डिस्टिलेशन टावर भी कवर कराइएगा। बेटा सब कुछ कवर होगा, आपको कुछ बोलना नहीं पड़ेगा। जब हमने ट्रबल शूटिंग कह दिया तो ये भी हो जाएगा। और 4.0 की सबसे विशेषता क्या जानते हो? यहाँ कुछ फालतू की बातें नहीं होंगी, मतलब जो होगा पॉइंट
और बहुत डिटेल में भी होगा और समय भी कम लगेगा। टाइम का भी बड़ा खास ख्याल रखा है हमने कि हर 2 घंटा एक क्वालिटी 2 घंटा होना चाहिए। ये नहीं कि 2 घंटे काट दिए, ना, 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 2 घंटे क्वालिटी के 2 घंटे होंगे और आप हमको आगे तभी बढ़ने देना हर एक टॉपिक के बाद अगर आपको फील हो कि यस सर, इट्स क्रिस्टल क्लियर, इट्स डायमंड क्लियर। ओके बेटा? अमित अमित कहने बार के इंटरव्यू के लिए कौन सी स्टैंडर्ड बुक पढ़े? बेटा कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं, हमारा लेक्चर देख लो, सारा इंटरव्यू हो जाएगा। और जब इंटरव्यू आपका शेड्यूल हो हमारे पास कॉल करके अपना मॉक इंटरव्यू शेड्यूल कर लेना, ये सारी बातें बाद में करेंगे। अरे विभास जी ऐड नहीं हुए हैं क्या? ओहो, अरे बाप रे बाप, एक सेकंड भाई, ये सब इसीलिए हम कहते रहते हैं ऐड हो जाओ। रुक जाओ भाई, एक बच्चा अभी ऐड नहीं हुआ है, ये लगातार मैसेज कर रहा है। अमित भी यहाँ कह रहा है सर इसको ऐड कर दीजिए। रुको भाई, अभी ऐड कर देते हैं बेटा। इसीलिए हम इतना मैसेज करते हैं लेकिन ये सब मानते नहीं है, सब सोए रहते हैं। एकदम लास्ट में याद आएगा कि सर जी हम तो ज्वाइंट ही नहीं हैं। 1 मिनट बेटा, 1 मिनट, नहीं तो बच्चे का छूट जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा ना। बस हम ऐड कर दें बच्चे को। एक बच्चा छूट गया है, छूटे तो कई हैं लेकिन एक जागा हुआ है, वो अभी मैसेज कर दिया। जो 10 मिनट के बाद मैसेज करेगा उसको आज नहीं ऐड किया जा सकेगा। हमें लग रहा है 4-5 बच्चे अभी ऐड नहीं हुए हैं लेकिन वो सोए हुए हैं, तो सोए की तो कोई दिक्कत नहीं है, वो कल रिकॉर्डिंग उठ के देख लेंगे। लेकिन ये बच्चा बहुत ही एक्टिव रहता है तो इसको तुरंत ऐड करना बहुत ही आवश्यक है, ये हमने ऐड कर दिया। चलो बेटा बता दो आप कि वो ऐड हो गए हैं। हमको भी मैसेज आया था लेकिन हम मैसेज नहीं देख पाए, आपके पास मैसेज गया, अच्छी बात है। एक सेकंड रुक जाओ, वापस से हम मैसेज को कनेक्ट कर लें। जस्ट गिव मी फ्यू मोर सेकेंड्स, जस्ट गिव मी फ्यू मोर सेकेंड्स। बेटा हो गया, हो गया, चलो हो गया। ओके बेटा, चलो सो बेटा बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस ब्यूटीफुल मास ट्रांसफर ऑपरेशन सब्जेक्ट, आपको बता दे बेटा ये भी आपके एक तरह से कह सकते हो हार्ट में आता है, आपके केमिकल इंडस्ट्री के। भाई रिएक्टर तो हर्ट होते हैं लेकिन मास ट्रांसफर ऑपरेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको सेपरेशन के बारे में समझाता है। और बिना सेपरेशन के कोई चीज़ आप बेच नहीं पाओगे क्योंकि मार्केट में डिमांड होती है प्योर प्रोडक्ट की। तो प्योर कैसे होगा? जब तक मास ट्रांसफर ऑपरेशन पढ़ोगे नहीं आप प्योर कर पाओगे नहीं। तो इसका जो आप यहाँ सिलेबस ये देख रहे हो, देखने में तो ये बहुत छोटा सा सिलेबस लग रहा है बट है बहुत ही बड़ा। ठीक है, सो बेटा आपको एक बात और बता दे, बिफोर गोइंग टू स्टार्ट एनी सब्जेक्ट, 3 थिंग यू मस्ट नो: व्हाट, व्हाई एंड हाउ। क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो बेटा आज का ये जो हमारा लेक्चर होगा ये इन 3 बातों पे ही हम ज्यादा फोकस्ड होंगे: क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। क्या पढ़ना है के बारे में हमें उस सब्जेक्ट का सिलेबस जानकारी देता है, जैसा कि आप यहाँ सिलेबस देख पा रहे हो। Fick's law, molecular diffusion in fluids, mass transfer coefficients, film penetration and surface renewal theories, momentum, heat and mass transfer analogies, stage wise and continuous contacting and stage efficiency STU concepts, design and operation of equipments for distillation, absorption। ये अपने आप में बड़ा बड़ा चैप्टर जो है, डिस्टिलेशन लिख दिया ना, बहुत बड़ा चैप्टर है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन, लीचिंग, लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन, ड्राइंग, ह्यूमिडिफिकेशन, डिह्यूमिडिफिकेशन, एब्जॉर्प्शन। देन फाइनली मेम्ब्रेन सेपरेशन। मेम्ब्रेन सेपरेशन आपको मास ट्रांसफर में ही हम पढ़ाएंगे लेकिन इसका अलग बैच बनेगा। एज अ सब्जेक्ट आपको मेम्ब्रेन सेपरेशन हम पढ़ाएंगे। इसके सब्जेक्ट का आपको कोड मिल जाएगा, जो भी बच्चा इसमें है ऑटोमेटिकली उसमें ऐड होगा। और उसको कोड मिल जाएगा कैसे? जब लास्ट सेशन हमारा एमटीओ का होगा जिस दिन, उस दिन आपको इसका बैच कोड दिया जाएगा और इसमें आप ट्रांसफर होगे और लगातार आपका मेम्ब्रेन सेपरेशन उस बैच के अंदर में स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा क्या पढ़ना है ये आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग सामने देख पा रहे होगे लेकिन अभी ज्यादा कुछ समझ नहीं पा रहे होगे कि ये सारी चीजें हैं क्या। तो इसके लिए आज पूरे इस लेक्चर में हम यही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं: क्या, क्यों, कैसे। ठीक है, क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। लास्ट में एकदम बताएंगे कैसे पढ़ना है, वो चैप्टर वाइज आपको ये सारे चैप्टर बना के हम दिखाएंगे कि हमारी जर्नी जो होगी वो कैसे स्टार्ट होगी और कैसे एंड होगी इस सब्जेक्ट। ओके बेटा, प्राची कहती है व्हाट वुड बी ड्यूरेशन ऑफ दिस क्लास? बेटा क्लास विल बी अप्रोक्सीमेटली 2 आवर्स। ओके, पवन कुमार रेड्डी कहते हैं सर गेट केमी का एक अनाउंसमेंट ग्रुप बनाइए प्लीज, व्हाट्सएप में सारे मैसेज में आपका मैसेज गुम हो जाता है। ओके बेटा पवन कुमार रेड्डी, आप टेलीग्राम पे नहीं ऐड हो? टेलीग्राम पे 12 ग्रुप बने हुए हैं अभी, जो पेड बच्चों के लिए है, केवल आइकॉनिक प्लस के लिए। उसमें अगर आप नहीं हो तो अपने आप को ऐड करा लेना। ठीक है पवन बेटा,
और क्लास की टाइमिंग जो है वो फिक्स है, तो आपको मिस या गुम होने का रिक्वायरमेंट नहीं है। 8:30 बजे का मतलब अभी लाइव 8:30 बजे है, तब तक जब तक कि कोई और एक्स्ट्रा सब्जेक्ट अभी लाइव में स्टार्ट नहीं होता। अभी एक आध हफ्ते में कुछ सब्जेक्ट और लाइव में लगने वाले हैं, तो जब वो सब्जेक्ट आएगा तो थोड़ा टाइम ऊपर नीचे होगा। ठीक है, थोड़ा टाइम ऊपर नीचे होगा, वो आपको इसी लाइव में जब होने वाला होगा तो लाइव क्लास में भी आपको बता देंगे और मैसेज के थ्रू भी आपको बता देंगे। ठीक है बेटा, चलो। सो हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा। Now we are going to start beautiful lecture number 1, and the name of this lecture is Introduction to Mass Transfer Operation. As you all know, this is Gaurav Srivastava sir, educator at Gate Capping Learning App. Gate Capping Institute with 12 plus years of teaching experience. 15,000 से ज्यादा एस्पिरेंट्स को गेट केमिकल इंजीनियरिंग के आज तक एक अच्छे अच्छे लेवल पे पहुंचा चुके हैं, और 12,000 से ज्यादा घंटे को ये ऑफलाइन ऑनलाइन मिला के देखोगे तो इससे ज्यादा, कहीं ज्यादा आपको पढ़ा चुके हैं। सो बेटा फटाफट हम लोग स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट को, जिसमें आज का हमारा एम इतना ही होने वाला है, व्हाट, व्हाई एंड हाउ। लेकिन ये एम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझना ही इस पूरे सब्जेक्ट को समझना होगा। आप अगर ये समझ गए ना, व्हाट, व्हाई एंड हाउ, पूरे सब्जेक्ट को आपको पढ़ने में एक बहुत ही खतरनाक वाला आनंद आएगा। क्यों? आपको जो रास्ता होगा टूटा फूटा नहीं लगेगा, आप जानोगे, दिमाग में आपके रहेगा सर जी ने ये पढ़ाया है, अगला चैप्टर अब ये आने वाला है, इसके बारे में जो बातें अभी नहीं पता चली हैं ये अगले चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं। सो बेटा ध्यान रहे, किसी भी केमिकल इंडस्ट्री का जो एम होता है, किसी भी केमिकल इंडस्ट्री का जो एम होता है, जो उद्देश्य होता है, वो क्या होता है? आई नो आप सभी को पता होगा, एम एक ही होता है कि इन एक्सपेंसिव रॉ मटेरियल्स, या कह लो कि ऐसी चीजें जो आज के डेट में उतनी मूल्यवान नहीं है, आपके लिए उतनी यूजफुल नहीं है, उनको उठाना और उनके द्वारा कुछ ऐसे प्रोडक्ट को बनाना, उनको उठाना, उनके द्वारा कुछ ऐसे प्रोडक्ट को बनाना जो यूजफुल हो। यही एक केमिकल इंजीनियर करता है बेटा। केमिकल इंजीनियर क्या करता है? केमिकल इंजीनियर इन एक्सपेंसिव रॉ मटेरियल्स को उठाता है और उनको वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स में बदलता है, जो आज के डेट में मार्केट में डिमांड में। ऐसा नहीं कि मार्केट डिमांड में नहीं और बना दिए, तब भी कोई मतलब नहीं। मार्केट के अंदर डिमांड होनी चाहिए, क्योंकि डिमांड जितनी बढ़ेगी आपका प्रॉफिट उतना बढ़ेगा, क्योंकि आप उतना ज़्यादा बनाओगे, और जितनी क्वांटिटी को हम इंक्रीज करते हैं ऑटोमेटिकली हमारा कॉस्ट जो होता है वो डिक्रीज करता है। कुछ एग्जाम्पल अगर आपको हम कॉमन वाले दें, जैसे सुगर केन, जानते हो बेटा सुगर केन क्या होता है? व्हाट इज शुगर केन बेटा? क्या आपको शुगर केन के बारे में जानकारी है? साथ साथ में आप नोट्स को भी तैयार करोगे, एक नया नोटबुक खरीद लें, उसके अंदर आप साथ साथ में नोट्स भी बनाते रहेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि पूरा पढ़ ले फिर नोट बनाएं, डबल टाइमिंग आप खर्च नहीं करोगे, ये बात ध्यान रहे। तो जैसे जैसे पढ़ा रहे हैं, एक कॉपी को लेकर के बैठिए बेटा और साथ में नोट्स को प्रिपेयर करते रहिए। ठीक है, तो शुगर केन क्या होता है बेटा? शुगर केन क्या होता है? गन्ना। गन्ना, गन्ना अभी कितना सस्ता मिलता है मार्केट में जाओ तो, है? लेकिन इसी गन्ने को अगर हमें ज्यादा पैसे में बेचना है तो हम क्या करते हैं, इसको बदल देते हैं चीनी में, सुक्रोज में, शुगर। लो भैया, शुगर केन उतना ज्यादा वैल्यूएबल नहीं था, हमने उससे चीनी बना दी। कैसे बनाई? एक छोटा सा आपको व्यू देते हैं, डिटेल में आप केमिकल टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट में देखोगे आप कैसे बनाते हो शुगर को शुगर केन से। चलो और इसका एक हम छोटा सा आपको व्यू देते हैं कैसे बनता है। सबसे पहले आप क्या करते हो, शुगर केन को लेते हो। आप क्या करते हो बेटा? शुगर केन को लेते हो, इस शुगर केन को ले जाके इसकी गांठों को तोड़ते हो और उसके बाद से प्रेशर मिल में इसको डालते हो। कहाँ डालते हो बेटा? प्रेशर मिल। प्रेशर मिल में बड़े बड़े कॉरुगेटेड आपके बड़े बड़े रोल्स होते हैं, जो इसको दबा दबा के इसके अंदर का जूस निकाल देते हैं। क्या निकाल देते हैं बेटा? जूस। तो ये क्या निकल गया? जूस। जूस। और साथ में नीचे जो खुज्जा बच जाता है, खुज्जा, उसको कहते हैं बगास। क्या कहते हैं? बगास। जो पूरा का पूरा आपका गन्ने का तकरीबन 30% तो यही होता है, अच्छी खासी मात्रा है। पता है आपको, बगास से ना कागज बनाया जा सकता है। अरे वही कागज जो आप लिखते हो जिसपे, वही कागज आप इस बगास से बना सकते हो। लेकिन शुगर इंडस्ट्री वाला देता नहीं है अगले को। हाँ, बड़ा आसानी से बन जाता है बगास से, लेकिन देता क्यों नहीं है? क्योंकि इसको बनाना है आगे स्टीम, स्टीम का इस्तेमाल करना है। एक ऐसी डिवाइस में जो चीजों को गाढ़ा करने के लिए, इसको इवापोरेटर कहते हो, में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बगास को जला के स्टीम बनाता है। जूस जब आप दुकान पे पीते हो, देखते हो छन्नी से छान के देता है, क्योंकि उसमें कुछ आपके अभी कुछ अवशेष कुछ आ जाते हैं, बगास वगैरह, कुछ खुज्जा वगैरह आ जाता है। वही काम इंडस्ट्री में भी करते हो, इसके अंदर कैल्शियम का बाइफॉस्फेट वगैरह इत्यादि मिलाते हो और इसके अंदर की इम्प्योरिटीज को दूर करते हो। रोटरी ड्रम फिल्टर लगाया,
उसके बाद से जूस आपका साफ सुथरा हो गया। उस साफ सुथरे जूस को आगे ले जाते हो मल्टीपल इफेक्ट इवापोरेटर में, जहां से गाढ़ा किया जाता है। गाढ़ा करने के पश्चात आप क्या करते हो, इसको वैक्यूम पैन क्रिस्टलाइजर में ले जाते हो, जहां इसके क्रिस्टल्स बनाए जाते हैं। अब क्रिस्टल्स को मैग्मा से अलग करने का है, तो अब क्या करते हो, अब इसे आप ले जाते हो बास्केट सेंट्रीफ्यूगल में। कहाँ ले जाते हो बेटा, बास्केट सेंट्रीफ्यूगल में, जो बहुत तेजी से घूमता है। तकरीबन स्पीड 1800 से 2400 तक होती है। किताबों की भाषा ये कहती है, हम इंडस्ट्री में 3-4 जगह विजिट किए तो वो सब 1200 से 1400 के आसपास नचाते थे अपने सेंट्रीफ्यूगल को। तो बास्केट सेंट्रीफ्यूगल जो आपका है, ये मदर लिकर को अलग कर देता है और क्रिस्टल, शुगर के क्रिस्टल को अलग कर देता है। ले भैया, हो गया। मदर लिकर को 3-4 बार रोटेट करते हैं, इसे इसको माँ कहते हैं। इसे 3-4 राउंड और क्रिस्टल निकाल लिया जाता है। फाइनली इसी मदर लिकर को आप लोग ब्लैक स्ट्रैप मोलेसिस कहते हो। डिटेल में देखोगे केमिकल टेक्नोलॉजी में। ठीक है, इस प्रकार यहाँ क्या हो गया, ये शुगर के क्रिस्टल आपके बन के तैयार हो गए। देखो आपने क्या किया, आपने लिया क्या था, आपने लिया था शुगर केन, आपने लिया था शुगर केन, बना दिया शुगर का क्रिस्टल। कहाँ बनाया, केमिकल इंडस्ट्री में। चलो भाई, बहुत अच्छी बात है। कुछ एक एग्जांपल और हम आपको देते हैं। रॉक फॉस्फेट, रॉक फॉस्फेट, ये जिसे फॉस्फेट रॉक के नाम से भी जाना जाता है, रॉक फॉस्फेट। क्या होता है बेटा रॉक फॉस्फेट, 3Ca3PO4 का होल ट्वाइस CaF2। याद करने का जरूरत नहीं है, केमिकल टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट में याद कराया जाएगा। ये रॉक फॉस्फेट क्या है, जो पत्थर जैसा दिखता है, ये बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं है हमारे लिए, भी बहुत बहुत पैसे का नहीं है, सस्ता मिलेगा। इसका क्या यूज करोगे, अब आपको लिया के दे रॉक फॉस्फेट, क्या करोगे, कुछ नहीं, क्या करोगे उसका है? लेकिन अगर इसी रॉक फॉस्फेट को हम थोड़ा सा इसके ऊपर कुछ केमिकल प्रोसेस ऑपरेशन करते हैं, अब ये रॉक फॉस्फेट जो है, इससे हम जानते हो क्या बना सकते हैं, हम फॉस्फोरस बना सकते हैं। माचिस की तिल्लियों के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है फॉस्फोरस, जो पे जिस पे रगड़ते हैं फॉस्फोरस। और फॉस्फोरस येलो, फॉस्फोरस रेड, फॉस्फोरस तमाम कैटेगरी बनाई जाती है। या इसी के द्वारा आप फॉस्फोरिक एसिड भी बना सकते हो। या इसी रॉक फॉस्फेट की मदद से आप लोग ट्रिपल सुपर फॉस्फेट बना सकते हो, सिंगल सुपर फॉस्फेट बना सकते हो, फर्टिलाइजर। देख रहे हो, अभी ये इतना यूजफुल नहीं था, लेकिन हमने इसी रॉक फॉस्फेट से फॉस्फोरस बना दिया। चलो थोड़ा सा एक आपको हम फॉस्फोरस का भी लाइन दे देते हैं, कैसे बनता है फॉस्फोरस। एक छोटी सी हम लोग कहानी पढ़ते हैं। हम रॉक फॉस्फेट को लेते हैं बेटा, इस रॉक फॉस्फेट को छोटे छोटे महीन टुकड़ों में, या कह लो इसे क्रश कर देते हैं। और क्रश करने के पश्चात इसमें थोड़ा सा कोल मिला देते हैं, थोड़ा सा सिलिका मिला देते हैं, और इसको इलेक्ट्रिक फर्नेस में डाल देते हैं। कहाँ डाल देते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक फर्नेस। इस बार गेट में पूछा था आपके, हैं इलेक्ट्रिक फर्नेस। उस इलेक्ट्रिक फर्नेस में तकरीबन 1200 डिग्री सेल्सियस के आसपास 3 फेज की एसी सप्लाई के द्वारा रिएक्शंस होती हैं। और रिएक्शन होने के पश्चात बॉटम से स्लज निकल जाता है और टॉप से निकलता है P4 येलो ग्रेड, और साथ में आपका निकलता है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। येलो ग्रेड फास्फोरस आसानी से कंडेंस हो जाती है, पानी से कंडेंस करा देते हैं, इस प्रकार सीओ से यह अलग हो जाती है। इसी को आप 250 डिग्री सेल्सियस के आसपास एक क्लोज रिटार्ट में हीट कर देते हो, तो यही जो आपका येलो ग्रेड था, यही आपका कन्वर्ट हो जाता है रेड ग्रेड में। रेड वाला आपका ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, अब इस येलो वाले को ले जाके जला दें अगर हम लोग, तो बना देता है P2O5। और इस P2O5 में अगर थोड़ा सा पानी मिला दें, तो ये बना के तैयार कर देता है S3PO4। देख रहे हो, देख रहे हो, यही आपकी केमिकल इंडस्ट्री है, यही आपकी केमिकल इंडस्ट्री है जो हमको करना है। अब सवाल ये है, ये पूरी जो इंडस्ट्री आपने देखी है, इसमें मास ट्रांसफर ऑपरेशन कहाँ आ रहा है सर, क्या मास ट्रांसफर ऑपरेशन हमको जरूरी है इन सब के लिए? तो यस बेटा, हर एक इंडस्ट्री में जब आप जाओगे तो मास ट्रांसफर ऑपरेशन के बिना आपका काम होने वाला नहीं है। क्यों नहीं होने वाला है, बिकॉज बेटा ध्यान रहे, कोई भी जब आप इंडस्ट्री चलती है, तो इंडस्ट्री के अंदर में आप देखोगे तो रिएक्शंस भी होते हैं और सेपरेशंस भी होते हैं। रिएक्शंस और सेपरेशंस दोनों ही होते हैं। उसके पहले कुछ और आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन हम देना चाहेंगे। बहुत सारी आपने सुनी होगी अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्री, कुछ बच्चे पहली बार सुन रहे होंगे अप स्ट्रीम इंडस्ट्री के बारे में और डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्री के बारे में। बेटा अप स्ट्रीम इंडस्ट्री का क्या मतलब होता है, वो जो जमीन के अंदर से या कहीं से भी, समुद्र कहीं से कच्चा तेल को निकाले, क्रूड ऑयल को निकाले, ये अप स्ट्रीम हुई। और उस क्रूड ऑयल को फर्दर यूजफुल प्रोडक्ट जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, इन सब में बदलना, ये काम होता है किसका, डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्री का। तो अपस्ट्रीम में क्रूड ऑयल निकला, उतना ज्यादा यूजफुल नहीं था। डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्री ने क्या किया, इसे और ज्यादा अवेलेबल प्रोडक्ट में बदल दिया, जैसे IOCL, HPCL, रिलायंस, बहुत सारी आपकी इंडस्ट्री जैसी आपको मिलेंगी। कोई भी इंडस्ट्री हो, आप जब देखोगे ना, इसकी एक फ्लो शीट बनाने की तैयारी करोगे टाइपिकल, तो आप देखोगे कि सारी ही इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल, कच्चा पदार्थ लिया जा रहा है जो लेस यूजफुल है। आप सारी इंडस्ट्री में कुछ कच्चा पदार्थ ले रहे हो बेटा जो लेस यूजफुल है, उस पे कुछ सेपरेशन कर रहे हो।
उसका कुछ सेपरेशन कर रहे हो, कुछ अशुद्धियों को उससे दूर कर रहे हो, और उन अशुद्धियों को दूर करने के बाद आप देखोगे कि उसे रिएक्टर में ले जाया जाएगा। रिएक्टर इज द हार्ट ऑफ एनी केमिकल इंडस्ट्री। और उस रिएक्टर के बाद फिर फर्दर सेपरेटर में ले जाओगे और फिर आपको फाइनली आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा। थोड़ा और डिटेल में आते हैं इसके बारे में। सेपरेटर। अब सेपरेशन की अगर हम बात कर ही रहे हैं बेटा, तो आप ध्यान दो, सेपरेशन को फर्दर आप दो हिस्सों में बांटते हो। सेपरेशन को दो हिस्सों में बांटते हो। एक होता है बेटा मैकेनिकल सेपरेटर, एक होता है केमिकल सेपरेटर या मैकेनिकल ऑपरेशन, और एक केमिकल ऑपरेशन। और जो भी रिएक्टर के अंदर होता है उसको हम लोग कहते हैं प्रोसेस। यूनिट प्रोसेस के नाम से जाना जाता है बेटा। ये क्या जाना जाता है? यूनिट प्रोसेस के नाम से। और ये सब जाना जाता है यूनिट यूनिट ऑपरेशन के नाम से। यूनिट ऑपरेशन एंड यूनिट प्रोसेस। इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको डिटेल दे देते हैं एक नई स्लाइड पर। जैसा कि देख रहे हो, केमिकल प्रोसेस को यहाँ हमने दो भागों में बांट दिया है। एक हमने लिखा हुआ है ऊपर में यूनिट ऑपरेशन, और दूसरा लिखा हुआ है हमने यूनिट प्रोसेस। यूनिट ऑपरेशन एंड यूनिट प्रोसेस। यूनिट ऑपरेशन जिसमें आपके मैकेनिकल ऑपरेशंस आते हैं। जैसे मैकेनिकल ऑपरेशन में आप कह सकते हो साइज रिडक्शन। साइज रिडक्शन, हमने कहा ना कि रॉक फॉस्फेट लेते हो, उसके साइज को रेड्यूस करते हो, साइज रिडक्शन हो गया ना। इसके अलावा स्क्रीनिंग, फिल्ट्रेशन, मिक्सिंग इत्यादि, ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे बेटा आपके मैकेनिकल ऑपरेशन है। इसमें कोई केमिकल रिएक्शन ऑकर नहीं होता है। ऑपरेशन, यूनिट ऑपरेशन का क्या मतलब होता है? नो केमिकल रिएक्शन। नो केमिकल रिएक्शन। इसके अंदर बेटा कोई भी केमिकल रिएक्शन ऑकर नहीं होगा। ओनली जो भी चेंजेस होंगे केवल फिजिकल चेंजेस हो सकते हैं, केमिकली कुछ चेंज नहीं होगा। वहीं जब आप केमिकल ऑपरेशन के बारे में बातें करोगे बेटा, तो केमिकल ऑपरेशन में जैसे आपका डिस्टिलेशन, जैसे आपका एक्सट्रैक्शन, जैसे आपका एब्जॉर्प्शन, जैसे आपका ड्रायर, ये सारे आपके आएंगे इत्यादि। डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंतर्गत, एक ऐसा ऑपरेशन होता है जिसके अंतर्गत आप दो लिक्विड्स को सेपरेट करते हो बेस्ड ऑन डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। एक्सट्रैक्शन में दो लिक्विड्स को सेपरेट करते हो विद द हेल्प ऑफ थर्ड सॉल्वेंट। एब्जॉर्प्शन में गैसेस के अंदर से किसी दूसरे सॉल्यूट गैस को लिक्विड सॉल्वेंट की मदद से सेपरेट करते हो। ड्रायर में आप किसी सॉलिड के अंदर के मॉइस्चर को रिमूव करते हो। आगे ये सारे के सारे ही जो केमिकल ऑपरेशन आप यहाँ देख पा रहे हो बेटा, ये बहुत ही ज़्यादा डिटेल में हम लोग इस सब्जेक्ट के अंदर में पढ़ने वाले हैं। ये जो चैप्टर है ना, ये सारे, ये सब एक चैप्टर के रूप में आप देखने वाले हो। ये सब कुछ आप एक चैप्टर के रूप में देखने वाले हो। बिकॉज ये सब अगर आप अच्छे से नहीं जानोगे तो आप प्रोसेस को या अपने प्रोडक्ट को एक इकोनॉमिक वे में बना नहीं पाओगे। बहुत जानकारी हो आपके पास सीआरई की, रिएक्टर डिजाइनिंग की, लेकिन अगर सेपरेशन की जानकारी अच्छे से नहीं है, आपकी इंडस्ट्री में एक अच्छा सेपरेशन इंजीनियर नहीं है, तो ये मान लेना कि कहानी खराब है। केवल रिएक्टर से आपकी इंडस्ट्री नहीं चलती है। अच्छा, ये बता सकते हो, अगर एक इंडस्ट्री के अंदर हम कॉस्ट को बांटें सेपरेशन में और रिएक्टर, रिएक्शन वाले पार्ट, मतलब रिएक्टर का पार्ट अलग, सेपरेटर का पार्ट अलग, बता सकते हो सेपरेटर कुल कॉस्ट का कितना परसेंट होता होगा? सभी लोग जरा बताओ, जरा हम देख रहे हैं। हाँ बेटा, डिस्टिलेशन, एक्सट्रैक्शन, ये सारे आपके यूनिट ऑपरेशन है। सभी लोग बताओ कि आपको क्या लगता है कुल कॉस्ट का, अगर 100 रुपया हम मानते हैं एक टाइप का, तो 100 रुपये में कितना रुपया हमारा ऑन एन एवरेज सेपरेशन का लगता होगा? एक अंदाजा लगा के आप बता सकते हो कि हम आप सभी का कमेंट देख रहे हैं। फटाफट बेटा आप सभी लोग हमको जवाब दीजिए, आप क्या सोचते हो? कम ऑन बेटा एवरीवन। तो पवन कुमार रेड्डी ने कहा है 40, जैन ने कहा है 60, आर्यन मिश्रा जी ने कहा है 60, प्राची ने कहा है 70 से 80 रुपीज। ओके बेटा। और समीर ने कहा है सर 60। ओके बेटा। अमित 60 से 75, मिंकू 50 से 60। तो इन सारे बच्चों ने में जिसने बाजी मारी है उसका नाम जानते हो क्या है? उसका नाम है प्राची। नहीं अंकेश, नहीं जियन बेटा। लगभग 70 से 80% तक का जो आपका कॉस्ट होता है ना, ऑन एन एवरेज, वो सेपरेशन कॉस्ट होता है। बहुत पैसा लगता है सेपरेशन में, सारा पैसा यही लगता है। अब जाके देखो ना, डिस्टिलेशन कॉलम 50 लगा, रिएक्टर एक छोटका सा रिएक्टर हो गया, काम हो गया काम।
उसके बाद उसके पीछे कितना सेपरेटर, उसके आगे कितना सेपरेटर। इंडस्ट्री के अंदर जाना, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करके देखना। अब बकिया आपका खाली लगभग 15% के आसपास ही रिएक्टर का खर्चा होता है, और बाकी और 5-10% अदर खर्चे भी जोड़ लो आप, ठीक है। यूनिट प्रोसेस में जैसे एल्काइलेशन, एल्काइलेशन रिएक्शन हो गया, एल्किल ग्रुप का जुड़ना, हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रोजिनेशन इत्यादि बहुत सारे। इन सबको अगर इकट्ठे आपको लिखना है तो कह दो बस केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि केमिकल रिएक्शन ऑकर होगा। क्या होगा बेटा? केमिकल रिएक्शन ऑकर होगा। केमिकल रिएक्शन 3 तरीकों से हो सकते हैं, या तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कोई होगा। कॉम्बिनेशन का मतलब 2 रिएक्टेंट या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट मिलकर के एक आपको प्रोडक्ट देंगे, या एक से ज्यादा भी दे सकते हैं। एक आपका होता है डिसोसिएशन रिएक्शन। डिसोसिएशन रिएक्शन, डिसोसिएशन रिएक्शन का क्या मतलब है? अकेला, जैसे आपका CaCO3 है, ये टूट जाएगा CaO और CO2 में। देखो इसको, यह अकेला था, खुद ही रिएक्शन कर लिया, दूसरे की जरूरत ही नहीं थी, खाली हीट की CaCO3 आपका था, CaO और CO2 में बदल गया। या आइसोमेराइजेशन, आइसोमेराइजेशन, तो ये 3 तरीके। आइसोमेराइजेशन में क्या होता है? खाली उसका स्ट्रक्चर बदल जाता है, ठीक है। तो आप केमिकल रिएक्शन को इन 3 भागों में क्लासिफाई कर सकते हो। सो यूनिट ऑपरेशन एंड यूनिट प्रोसेस। अभी यहाँ वापस से इस फ्लो शीट पे अगर आप आओ तो आपने अभी देखा था कि रॉ मटेरियल लेते हैं, कुछ सेपरेटर में हम डालते हैं, सेपरेटर करते हैं, कुछ सेपरेशन प्रोसेसेस करते हैं, ऑपरेशंस करते हैं, देन हम लोग रिएक्टर्स के अंदर यूनिट प्रोसेसेस करते हैं, फिर फाइनली हमको यहाँ पे आके एक बार फिर से हमको आके यूनिट ऑपरेशन ही करना पड़ता है। अमित कहते हैं सर यूनिट प्रोसेस में केमिकल रिएक्शंस ऑकर होती है, इसका मतलब? हाँ बेटा, यूनिट प्रोसेस उसे कहते हैं हम लोग जिसमें केमिकल रिएक्शन ऑकर हो, दैट इज नोन एज यूनिट प्रोसेस। और जिसमें केवल फिजिकल चेंजेस हो, केमिकल रिएक्शन ऑकर ना हो, उसे हम लोग कहते हैं यूनिट ऑपरेशन। ओके, तो आप कह सकते हो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे नो केमिकल रिएक्शन, और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा आपका केमिकल रिएक्शन, यहाँ पे होगा आपका केमिकल रिएक्शन। एक साइड में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं, एक साइड में केमिकल रिएक्शन। हम मास ट्रांसफर ऑपरेशन सब्जेक्ट में जो पढ़ने वाले हैं बेटा, वो विदाउट केमिकल रिएक्शन, मतलब हमारा मोस्ट ऑफ द जो पूरा सिलेबस होगा वो क्या होगा? सेपरेशन बेस्ड होगा। और आप देख लो सेपरेशन कॉस्ट 70 से 80%, 70 से 80%। लेकिन आपको पता है, अगर आप एक रिएक्टर को अच्छे से डिजाइन करो ना, एक रिएक्टर को जिसका आपको सीआरई सब्जेक्ट के अंदर में डिजाइनिंग सिखाया जाएगा, कहाँ सीखोगे इसकी डिजाइनिंग बेटा? सीआरई में, केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग। तो आप एक अच्छे रिएक्टर को डिजाइन करके भी अपने सेपरेशन कॉस्ट को कम कर सकते हो। उसके पहले वापस इधर आओ। आपने रॉ मटेरियल जो लिया था शुगर के, आपने उसको धुलाई उलाई की, छोटे छोटे टुकड़ों में काटा, ये सब क्या है? ये सब आपका यूनिट ऑपरेशंस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? जूस वूस निकाला, यूनिट ऑपरेशन अगेन। अब रिएक्टर वाला हालत इसमें कहाँ है? जो कोगुलेंट वगैरह मिला के कर रहे थे, हालांकि इसमें वो रिएक्शन नहीं आएगा। जब बबलिंग कराते हो आप इसमें SO2 और CO2 की, उसके पीएच को मेंटेन करने के लिए वो आप यहाँ रिएक्शन के फॉर्म में लिख सकते हो, बिकॉज शुगर इंडस्ट्री में ऐसा कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता है मेन, ठीक है। हाँ, इसमें इन्वर्जन रिएक्शन कर लेता है वो शुगर, जो ग्लूकोज फ्रुक्टोज में टूट जाता है, तो वो हमारा अनडिजायर्ड है, ठीक है। वही अगर आप एग्जांपल लो रॉक फॉस्फेट वाला, हाँ, तो वहां पे रॉक फॉस्फेट को आपने लिया था, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया था, वो क्या था? वो आपका यूनिट ऑपरेशन था। उसमें फिर कार्बन मिलाया, सिलिका मिलाया और इलेक्ट्रिक फर्नेस में डाल दिया। वो इलेक्ट्रिक फर्नेस क्या था? वो आपका रिएक्टर था। अब रिएक्टर के अंदर से निकला तो अब स्लज है, P4CO, सब अलग करना है ना। अब ये फिर से सेपरेशन होगा। पहले P4 से CO डस्ट को निकाला, P4CO से डस्ट कैसे निकालते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर लगाते हैं। फिर हमने CO को हटाया, कैसे? पानी डाल के कंडेंस करा दिया। तो देखोगे तो सेपरेटर भी है, रिएक्टर भी है, सेपरेटर भी। ऑन एन एवरेज आप देखोगे लगभग सारी ही इंडस्ट्री में देखोगे स्टार्टिंग में तमाम आपके यूनिट ऑपरेशन इस्तेमाल किए जाएंगे, फिर बीच में मिडिल में आपके यूनिट प्रोसेसेस तमाम इस्तेमाल किए जाएंगे, एंड फाइनली लास्ट में पैकेजिंग सेक्शन के पहले तक आपके तमाम, आप देखोगे उसके अंदर में फिर से यूनिट ऑपरेशन इस्तेमाल किए जाएंगे। जैसे एक बहुत ही मेन आप फाइनल यूनिट ऑपरेशन के रूप में देख सकते हो ड्राइंग। जब भी आप कुछ बनाते हो तो फाइनली पैक करने के पहले वो ड्रायर से गुजरता है। ड्रायर क्या है? व्हाट इज ड्राइंग? ड्राइंग इज ऑल्सो एन यूनिट ऑपरेशन। ओके बेटा, बोलो यहां तक चीजें आप सभी को क्लियर है? शैल वी मूव फॉरवर्ड? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? जल्दी बोलो फटाफट। हाँ बेटा अमित बोलो, यहां तक सभी कुछ क्लियर है? एवरीवन क्रिस्टल क्लियर टिल नाउ बेटा? शैल वी मूव फॉरवर्ड? फटाफट फटाफट बोलो भाई, एनर्जी घटनी नहीं चाहिए, पूरी एनर्जी के साथ बेटा।
आपके गेट के एग्जाम तक आपको एक्टिव रहना है। इतना काम कर दो, जिंदगी बन जाएगी। ठीक है बेटा, चलो। तो जैसा कि हमने आपको बताया बेटा कि एक केमिकल इंडस्ट्री के अंदर में जो मेजॉरिटी ऑफ कॉस्ट होता है 70 से 75% के आसपास सेपरेशन कॉस्ट होता है, और 15 से 20% के आसपास ही आपका रिएक्टर कॉस्ट होता है। जनरली सेपरेशन कॉस्ट के साथ उतना हम छेड़छाड़ नहीं कर पाते हैं इंडस्ट्री के अंदर में। डिजाइन करके सेपरेशन कॉस्ट के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं कर पाते हैं, लेकिन हाँ, रिएक्टर के कॉस्ट के साथ हमारे पास छेड़छाड़ करने की अच्छी खासी बुद्धि होती है। दैट्स वाई आप देखते हो सीआरई के अंदर हमेशा इकोनॉमिक 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 आइडियल कन्फिग्रेशन के बारे में बात की जाती है। सेपरेशन कॉस्ट में भी हो सकती है कटौती, लेकिन ज़्यादा कटौती आप रिएक्टर के कॉस्ट में कर पाते हो। ठीक है, एक रिएक्टर को अगर आप ज़्यादा इफिशियंट बना दो ना, आपको पता है इसके एफिशिएंट होने की वजह से आपका सेपरेशन कॉस्ट भी घट सकता है। जैसा कि आप देखो यहाँ पे हमने टॉपिक बना के इसलिए लिख भी दिया है। आप रिएक्टर में ज़्यादा कन्वर्जन कराओ, जिसका मतलब आपका रिएक्टर एक बढ़िया है, पर यूनिट अगर आप देखोगे उसका जो कॉस्ट पड़ेगा वो कम हो जाएगा प्रोडक्ट का। अब आपने रिएक्टर को इतना अच्छा डिज़ाइन किया है, इतना अच्छा डिज़ाइन किया है कि वो रिएक्टर थोड़े इम्प्योर मटेरियल को भी हैंडल कर सकता है। मतलब उसको प्योर नहीं चाहिए, उसको बिल्कुल प्योर नहीं चाहिए, वो थोड़ा इम्प्योर को भी हैंडल कर लेगा। जैसे जब आप पेपर बनाते हो, डाइजेस्टर में डालते हो, किसको, वुड को, तो सल्फेट प्रोसेस, सल्फाइड प्रोसेस। सल्फेट प्रोसेस कहता है ले आओ, जो लकड़ी ले आना है सब खा पी के मैं बराबर कर दूंगा, लेकिन सल्फाइड कहता है ना 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 ना, ज्यादा शुद्धि वाली लकड़ी मत लाना। ठीक है, थोड़ा कड़े पत्ते वाली या कड़ी लकड़ी ही ले आना, उसी को मैं अच्छे से बना के दूंगा। तो वहां पे ज्यादा इफिशियंट क्या हुआ इस मामले में कि किसी भी चीज को हैंडल कर पाना, सल्फेट वाले के पास हुआ। उसी प्रकार अगर आपने कुछ ऐसा रिएक्टर बना दिया है जिसमें अगर थोड़ी बहुत इंप्योरिटीज भी जाती है तो लफड़ा नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लो आप एक रिएक्शन करा रहे हो, और रिएक्शन होने के लिए ए और बी चाहिए, और बना रहा है सी। ठीक है, अभी यहाँ देखो आपने क्या किया है, जब आप बी को ले आ रहे हो तो बी के साथ कुछ आपका इम्प्योरिटी आई भी जा रहा है। एक रिएक्टर है वो इम्प्योरिटी आई नहीं झेल पाता, क्योंकि उसमें कोई कैटलिस्ट कैटलिस्ट जेड लगा हुआ है। और वो जड कहता अरे अरे वो आई साहब को मत भेजना, वो आई साहब मेरे ऊपर आके बैठ जाएंगे, एक लेयर बना लेंगे, तुम क्या करोगे, ए और बी तुम क्या करोगे, तब हम तुमको दे ही नहीं पाएंगे जगह बैठने के लिए, जब तुम बैठोगे नहीं। अरे भैया हमारा ये कैटलिस्ट है, ये कैटलिस्ट है, इसका एक्टिव साइड है, यहाँ पे आके बैठ गए आई, यहाँ कह दिया बैठ गए आई, ले तीन ठो बचा जगह, थोड़ी देर बाद यहाँ भी बैठ गया है और आई बैठ रहा है, उठ ही नहीं रहा है, इसे कहते हैं पॉइजनिंग ऑफ कैटलिस्ट। तो भैया आपने एक ऐसा रिएक्टर डिजाइन किया जिसमें एक ऐसे कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया जो उस बी के साथ जाने वाले अशुद्धि को झेल नहीं पा रहा था। अब उस अशुद्धि को भी आप नहीं निकाल सकते हो ना हमेशा, आपको सर बी को प्योर कर दो, तो बेटा हमेशा प्योर करना पॉसिबल नहीं होता है। और पॉसिबल होता भी है तो बहुत पैसा लग सकता है कभी कभी। जैसे मान लो आप अमोनिया बना रहे हो, अमोनिया बनाने के लिए क्या चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए और हाइड्रोजन चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए हाइड्रोजन चाहिए, दोनों मिलकर आपको अमोनिया बना के देगा। नाइट्रोजन कहां से लाते हो, एसयू प्लांट। नाइट्रोजन आता है एयर सेपरेशन यूनिट से, जिसमें आप विद द हेल्प ऑफ डिस्टिलेशन ऑपरेशंस एयर से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करते हो बॉइलिंग पॉइंट के आधार पे। नाइट्रोजन अलग कर दिए, लेते आए बल्ले बल्ले, लेकिन नाइट्रोजन साहब के ही आसपास बॉइलिंग पॉइंट आर्गन का भी होता है। ले भैया थोड़ा सा आर्गन भी नाइट्रोजन के सिलेंडर में घुस गया, अब क्या करोगे। तो उसी प्रकार आपके बी के साथ जो आई जुड़ा है, हो सकता है उसको सेपरेट कर पाना इतना आसान ना हो, बहुत सारा पैसा खर्चा हो, तो उससे अच्छा आप एक ऐसे अगर रिएक्टर को बना दो जिसमें ये आई टॉलरेट करने की क्षमता हो। ले भैया ये पीछे का जो हमारा रिएक्टर बनाने के पहले, ये रिएक्टर के अंदर जाने के जो सेपरेशन वाला जो यहाँ पे कॉस्ट लग रहा था, ले भैया ये कॉस्ट घट गया, क्योंकि हमको उतना प्योर करना ही नहीं है। अब हमें उतना प्योर करना ही नहीं है, समझ रहे हो ना। तो इस तरह से आप रिएक्टर की एक अच्छी डिजाइनिंग भी अगर करो ना, तो रिएक्टर की अच्छी डिजाइनिंग के द्वारा आप सेपरेशन कॉस्ट को घटा सकते हो। ठीक है, सो फोकसिंग ऑन रिएक्टर ऑटोमेटिकली रेड्यूसेस सेपरेशन कॉस्ट, ऑटोमेटिकली इसके द्वारा आपका सेपरेशन कॉस्ट घट जाता है। हम कह सकते हैं कि जो हमारा मास ट्रांसफर ऑपरेशन है बेटा, इसके अंतर्गत आप क्या देखोगे, टोटल आप देखोगे सेपरेशन के बारे में, और फिर एक सब्जेक्ट अभी जब आप पढ़ोगे सीआरई, इसमें हमारा टोटल फोकस जो होगा ना, फोकस वो रिएक्टर के ऊपर होगा। हमारा टोटल फोकस क्या होगा, रिएक्टर के ऊपर होगा। ठीक है, फर्दर और आगे बढ़ते हैं यार।
तो कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट ले लेते हैं। ये एग्जाम्पल के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे, सो डोंट वरी कि सर ने ये वाला टॉपिक लिखा और छोड़ दिया, अभी उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ बेटा, ठीक है। उसके पहले आइए वापस से यहाँ आइए, इस सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा और हम आपको इंट्रोडक्शन दे देते हैं। जैसा कि आपको पता है कि आज के इस लेक्चर में बेसिकली आपको मास ट्रांसफर ऑपरेशन के बारे में इंट्रोडक्शन मिलने वाला है, जिसमें आप सीखोगे व्हाट, वाई एंड हाउ, क्या पढ़ना है। जो सिलेबस में अभी आपने देखा, वापस से अभी कैसे पढ़ना है आप में आपको समझाएंगे चैप्टर वाइज। क्यों पढ़ना है, ये क्यों की स्टडी कर रहे हो आप थोड़ी सी, और थोड़ा साथ में आप इंट्रोडक्शन भी लेते जा रहे हो, ठीक है। यानी कि अभी तक आपने यही जाना है कि यार अगर मास ट्रांसफर ऑपरेशन नहीं होगा तो ना तो हमें ऑक्सीजन मिल पाएगा सिलेंडर में। लो भैया, मरीज हॉस्पिटल में ऑक्सीजन खोज रहा है, ऑक्सीजन है ये नहीं है, क्या करोगे भैया। तो ऑक्सीजन चाहिए, तब भी केमिकल इंजीनियर चाहिए, ठीक है। केमिकल इंजीनियर ही वो ऑक्सीजन सप्लाई कर सकता है कि एएसयू प्लांट जो होता है वो कौन चलाता है, केमिकल इंजीनियर चलाता है। समझ रहे हो बेटा। सो बहुत ही ज़्यादा यानी कि इम्पॉर्टेंट है ये मास ट्रांसफर ऑपरेशन सब्जेक्ट। देखो मतलब जीवनदायी जो आपकी ऑक्सीजन है वो भी कौन प्रदान कर रहा है, जिसको मास ट्रांसफर की जानकारी है। अगर डिस्टिलेशन ऑपरेशन नहीं होता तो भैया हम ऑक्सीजन को पा ही नहीं पाते प्योर फॉर्म में इतना आसानी से, इतना चीपली, जिस कॉस्ट पे हमारे पास आज अवेलेबिलिटी होती है। इस सब्जेक्ट के अंदर बेटा जैसे आप स्टार्ट करोगे, आज स्टार्ट नहीं कर रहे मेनली, चैप्टर तो कल ही स्टार्ट होगा, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट होगा। लेकिन यहां जो आप मास ट्रांसफर के बारे में बातें करोगे तो यहां एक टर्म और आएगा, डिफ्यूजन। बड़ा कंफ्यूजन होता है यार, क्या होता है मास ट्रांसफर और क्या होता है डिफ्यूजन। अभी हम इसके डेफिनेशन के बारे में बातें नहीं करेंगे, ठीक है। वो सब कुछ आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएंगे जब आपका आएगा ना अभी डिफ्यूजन चैप्टर, ठीक है। सो उसमें बहुत ही ज्यादा डिटेल में आप वो देखोगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। अभी केवल इसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं कि क्या होता है मास ट्रांसफर, क्या होता है डिफ्यूजन। बताओगे बेटा इसमें पिताजी कौन है और बेटा जी कौन है, इसमें बाप कौन है बेटा कौन है, फादर एंड सन। बताओ फादर का नाम बताओ, मास ट्रांसफर इज फादर और डिफ्यूजन इज फादर, ज्यादा इंपॉर्टेंट ज्यादा बड़ा कौन है इसमें, जल्दी बताओ एवरीवन। या दोनों अगर सेम है, दोनों सेम है तो सेम लिख दो कमेंट सेक्शन में। और अगर कोई अगर आपको लगता है ज्यादा बड़ा है तो उसका नाम लिखो, ठीक है। सेम है तो लिख दो ऐसे एम सेम। आई एम सीइंग योर कमेंट्स बेटा, फटाफट फटाफट जल्दी करो सभी लोग, एवरीवन आई एम वेटिंग, सोच समझ के। तो प्राची कहती है मास ट्रांसफर इज फादर, जयंत कहते हैं डिफ्यूजन, अभिषेक कहते हैं डिफ्यूजन, संकेत जी कहते हैं, संकेत संपत मास ट्रांसफर फादर, समीर कहते हैं मास ट्रांसफर फादर, जयंत कहते हैं डिफ्यूजन, चेतन दिलीप राव जी कहते हैं मास ट्रांसफर, अमित जी कहते हैं मास ट्रांसफर इज फादर, डिफ्यूजन इज सन। तो बेटा आप जान लो एक बात, ठीक है। हाँ शिवांशु जी कहते हैं मास ट्रांसफर, ठीक है बेटा आप जान लो एक बात बिना। अच्छा ये बताओ इन दोनों में कोई डिफरेंस है क्या, मास ट्रांसफर डिफ्यूजन में कोई डिफरेंस है क्या, जस्ट यस और नो में जवाब दो, तब हम जवाब देंगे फादर और सन वाला। इसमें कोई डिफरेंस है क्या, जस्ट टेल मी, यस के लिए वाई लिखो, नो के लिए एन लिखो, सभी लोग लिखो। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट, सभी लोग फटाफट, हम देख रहे हैं आपके कमेंट, सभी लोग जल्दी से करो एवरीवन बेटा। आर्यन जी कहते हैं नो सर, इसमें कुछ भी अंतर नहीं है। जयंत जी भी कहते हैं, मिंकू जी भी, समीर जी भी कहते हैं अंतर नहीं है, अमित जी कहते हैं अंतर है, पवन कुमार रेड्डी जी कहते हैं अंतर है, शिवांशु जी कहते हैं नहीं अंतर नहीं है। तो बेटा एक बात हमेशा ध्यान रखना, मास ट्रांसफर और डिफ्यूजन दो ये अलग अलग टर्म है, ठीक है। और डिफ्यूजन के बिना, एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, डिफ्यूजन के बिना मास ट्रांसफर की बारे में सोच भी नहीं सकते हो। डिफ्यूजन होगा तभी मास ट्रांसफर होगा। सर ये क्या कह रहे हो बेटा, थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। आपने एक इंसेंस स्टिक जो अगरबत्ती होती है यहाँ जलाई रूम में, ये रूम था, ये रूम था, ये रूम था, ठीक है। यहाँ पे हमारे चंपू चंपू साहब थे, इस रूम में हमारे चंपू साहब थे, ठीक है। और इस रूम के अंदर इन्होंने जला दी अगरबत्ती, इन्होंने जला दी अगरबत्ती और अपने फ्रेंड चंगू को इनवाइट किया। चंगू साहब आए, अगरबत्ती जल रही थी यहाँ पे, उनके नाक में महक पहुंच गई यहाँ पे। चंगू साहब कहे यार ये क्या बात हुई चंपू,
अगरबत्ती जल रही थी वहां पे, मेरे नाक में महक कैसे आई? चंपू ने कहा, बेटा चंगू, तू चिंता ना कर, मैं तेरे को बताता हूँ। ये जो फिनोमिना है ना, ये डिफ्यूजन कहते हैं बेटा। चंगू बेटा, इसको डिफ्यूजन कहते हैं। और ये क्यों होता है? क्योंकि ये चाहता नहीं है, इसको बर्दाश्त नहीं होता है कि कहीं भी डेल्टा सी यानी कि कंसंट्रेशन का डिफरेंस रहे। तो ये तब तक होता रहेगा जब तक उस अगरबत्ती से निकलने वाले धुएं का कंसंट्रेशन इस पूरे रूम में एक समान ना हो जाए। मतलब क्या हम कह सकते हैं कि द ट्रू ड्राइविंग फोर्स फॉर डिफ्यूजन इज डेल्टा सी? बोलो बेटा, क्या आप यहां कह सकते हो कि इसका ट्रू ड्राइविंग फोर्स जो है एक डिफ्यूजन ऑपरेशन का, वो है कंसंट्रेशन डिफरेंस? और ये तब तक होगा जब तक कि कंसंट्रेशन डिफरेंस ये खत्म ना हो जाए। बोलो बेटा, क्या ये सही बात है? जस्ट टेल मी यस और नो। अभी तक जो बातें हमने आपको बताया उसके अकॉर्डिंग क्या आपको ये सही लग रहा है? सही लग रहा है या बेटा जयंत? वेरी गुड, वेरी गुड। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन हम लोगों ने तो यार सुन रखा था कि आपने भी सुना होगा केमिकल पोटेंशियल होता है। क्यों भाई? आपने सुन रखा होगा केमिकल पोटेंशियल होता है। हाँ, तो बेटा केमिकल पोटेंशियल होता है, बट केमिकल पोटेंशियल इज ट्रू ड्राइविंग फोर्स फॉर व्हाट? मास ट्रांसफर। मास ट्रांसफर। इवन इफ डेल्टा सी इज प्रेजेंट, कंसंट्रेशन डिफरेंस प्रेजेंट है, तब भी आप देखोगे मास ट्रांसफर नहीं होगा। मास ट्रांसफर के लिए दो फेजेस की रिक्वायरमेंट होती हैं। और ये दो फेजेस का मतलब लिक्विड या गैस ही नहीं होता है। लिक्विड ए लिक्विड बी में भी अगर इनसॉल्यूबल है, ध्यान रहे, लिक्विड ए लिक्विड बी में अगर इनसॉल्यूबल है तो इसको भी दो फेज गिना जाता है। अगर लिक्विड ए लिक्विड बी में इनसॉल्यूबल है तो उसको दो फेज गिना जाएगा। तो मास ट्रांसफर के लिए दो फेजेस की रिक्वायरमेंट होती है। वहीं डिफ्यूजन आपका एक ही फेज में होता है, वन फेज। ध्यान दो यहां पे बेटा। फिर ये सारी जब घटना हो गई, तब जानते हो क्या घटना घटित हुई? अब हमारे जो चंगू साहब थे, चंगू साहब ने कहा, अच्छा बेटा चंपू, तुमने तो मुझे बहुत अच्छा ज्ञान दिया, बहुत अच्छा ज्ञान दिया। एक बात बताओ, ये जो नदी है, नदी या एक बीकर है जिसमें पानी भरा हुआ है, इसके अंदर यार अमोनिया का कंसंट्रेशन है कुछ 10%, और ऊपर में एयर है, एक किसी टेम्परेचर टी पे मेंटेन है, ये दोनों टेम्परेचर सेम है दोनों का। लेकिन इस एयर में यार अमोनिया कुछ पड़ी हुई है केवल 5%। लेकिन स्टिल ये एयर की अमोनिया इस वाटर के अंदर नहीं जा रही है। भाई चंगू, तुम कह तो सही रहे हो यार। चंपू ने कहा, चंगू तुम कह तो सही रहे हो यार, यहाँ पे तो कोई डेल्टा सी है ही नहीं। डेल्टा सी है, यहाँ पे तो डेल्टा सी प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ कोई मास ट्रांसफर तो हो ही नहीं रहा है। इसका क्या मतलब है भैया? डेल्टा सी इज प्रेजेंट, ऊपर में कंसंट्रेशन अलग है अमोनिया का, और बॉटम में अमोनिया का कंसंट्रेशन अलग। अब कहा चंपू साहब ने कि देखो बेटा, यहाँ मास ट्रांसफर हो रहा है, और मास ट्रांसफर का मतलब है कि उस प्लेस पर उसके पास कितनी एनर्जी है। एक तरह की केमिकल पोटेंशियल के बारे में आप सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में जानोगे, और बहुत डिटेल में आप जानोगे कहाँ पे, जब हम पढ़ाएंगे आपको थर्मोडायनेमिक्स। अभी जानने की इच्छा हो तो थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर में रिकॉर्डेड में आपको ये दिख जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पे ज़्यादा इस पर हम फोकस नहीं करेंगे, केवल एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन आपको देंगे कि केमिकल पोटेंशियल यहाँ पे जब देखा गया, तो जो अमोनिया का केमिकल पोटेंशियल यहाँ था ऊपर गैस में, और जो अमोनिया का केमिकल पोटेंशियल यहाँ था लिक्विड में, पाया गया कि ये दोनों सेम है। ये दोनों क्या है? सेम है। मतलब डेल्टा सी प्रेजेंट था, फिर भी मास ट्रांसफर नहीं हुआ। दैट्स वाई हम लोग मास ट्रांसफर के केस में कंसंट्रेशन डिफरेंस को ड्राइविंग फोर्स नहीं कहते हैं। लेकिन डिफ्यूजन अगर कोई ये मुंह से नाम ले तो वहां मत एग्जामिनर को या इंटरव्यू चिल्ला बैठना, सर जी केमिकल पोटेंशियल, वहां गलत हो जाएगा। तो भाई हमारा अगर डिफ्यूजन हो रहा है बेटा, तो जो हमारा ड्राइविंग फोर्स है वो है कंसंट्रेशन डिफरेंस, और अगर मास ट्रांसफर है तो वहां ट्रू ड्राइविंग फोर्स है केमिकल पोटेंशियल। अब हमने कहा कि मास ट्रांसफर बिना डिफ्यूजन के संभव नहीं। ये हमने क्यों कहा? क्योंकि बेटा सपोज करो यहाँ पे वही आपकी अमोनिया जो थी,
अमोनिया जो अंदर में आपके यहाँ वाटर के साथ थी, और यहाँ पे वही अमोनिया जो आपके एयर के साथ थी। बेटा ध्यान से सुनिएगा, यहाँ अमोनिया एयर के साथ, यहाँ H2O के साथ, यहाँ NH3 वाटर, यहाँ एयर। मान लो ऊपर में बहुत ज्यादा मात्रा है, 90% आपकी अमोनिया, सीरीज बात है, अंदर में ट्रांसफर होगी, अंदर कुछ 5% था आपका, मान लो अंदर में ट्रांसफर होगा ना। अब जब अमोनिया यहाँ गैस साइड से लिक्विड साइड में जाएगा, और जब यहाँ जाकर डिजॉल्व हो जाएगा, और बेटा जब ये अपने जगह को छोड़ेगा नहीं, अगर एक बार डिजॉल्व हो गया, अब वो अंदर कैसे चल रहा है, अंदर वो डिफ्यूजन के थ्रू चल रहा है। मतलब एक फेज से निकल के सेंध मार के दूसरे फेज में घुस जाना, और दूसरे फेज में फिर जब तक अपने प्लेस को छोड़ेगा नहीं, भागेगा नहीं डिफ्यूजन से, तब तक नया वाला अमोनिया ऊपर से आएगा नहीं। और नया वाला अमोनिया ऊपर से नीचे कैसे आएगा भाई, बल्क में ज्यादा कंसंट्रेशन अगर है, यहाँ अंदर घुस गया, यहाँ का अमोनिया खत्म हो गया, तो फट यहाँ से डिफ्यूजन थ्रू वापस से यहाँ पे इंटरफेस पे आ जाएगा। मतलब साफ है कि अगर आप मास ट्रांसफर के बारे में बातें कर रहे हो, तो अगर डिफ्यूजन नहीं हो रहा है, डिफ्यूजन स्टॉप हो गया है, मतलब मास ट्रांसफर भी स्टॉप हो जाएगा। दैट्स वाई इन सब में आप देख रहे हो कि सबसे बड़े जो पिताजी बन रहे हैं वो हैं डिफ्यूजन। दैट्स वाई हमें अभी जब मास ट्रांसफर ऑपरेशन में डिस्टिलेशन, एक्सट्रैक्शन, लीचिंग, ड्राइंग, तमाम चैप्टर्स जो आपको पढ़ने हैं, एब्जॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन, उन सब के पहले पढ़ना पड़ता है एक महामहिम चैप्टर जिसका नाम है डिफ्यूजन। तो चैप्टर नंबर 1 हमारा स्टार्ट होगा नेक्स्ट लेक्चर से। वो कहां से स्टार्ट होगा, डिफ्यूजन से। बोलो बेटा यहां तक सब कुछ क्लियर है? शैल वी मूव फॉरवर्ड, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? फटाफट बताओ बेटा। समीर जी कहते हैं मास ट्रांसफर का ड्राइविंग फोर्स, बेटा मास ट्रांसफर का ड्राइविंग फोर्स है आपका केमिकल पोटेंशियल। पवन कुमार रेड्डी बेटा आप आर लिखे हो, आर का मतलब होता है डाउट। डाउट फटाक से लिख दीजिए, हम आपके लिए रुके हुए हैं। क्या डाउट है बेटा, फटाफट पूछ लीजिए, कम ऑन बेटा। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट बेटा। अगर क्रिस्टल क्लियर है तो सब लोग सीसी क्रिस्टल क्लियर लिखेंगे कमेंट सेक्शन में। कोई भी डाउट है बढ़ने मत देना हमको, आगे फिर से रिपीट कर देंगे, ठीक है? पवन कुमार रेड्डी बेटा अगर क्लियर है तो सीसी लिखिए, डाउट है तो अपने डाउट को लिखिए, हम आपके डाउट का इंतजार कर रहे हैं। कम ऑन बेटा, आई एम वेटिंग। वेरी गुड बेटा, समीर, अंकेश, शानदार। डिफ्यूजन में थोड़ा, अमित जी कह रहे हैं अगर अमोनिया का परसेंटेज इंटरचेंज कर दें फर्स्ट केस में, तो मास ट्रांसफर किधर से किधर होगा? बेटा ये तो डिपेंड करेगा ना कि आपका केमिकल पोटेंशियल की लेवल दिए हुए टेम्परेचर पे क्या बनती है। हमने तो आपको ये टाइपिकल एग्जांपल बताया, रियल एग्जांपल्स आप डिफ्यूजन चैप्टर के अंदर देखना स्टार्ट करोगे हमें, ठीक है? डिफ्यूजन का मतलब बेटा सिंपली आप ये मान लो कि एक और आपको एक एक्सपेरिमेंट दिखाते हैं, डिफ्यूजन का एक्सपेरिमेंट। देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। आप एक काम करना ना बेटा, एक काम करना, एक छोटा सा ट्रांसपेरेंट ग्लास ले लेना। ये क्या ले लेना बेटा, ट्रांसपेरेंट ग्लास, ट्रांसपेरेंट ग्लास। ओके, नीचे वाला एग्जांपल समझना है, अभी समझा देते हैं बेटा। एक आप ट्रांसपेरेंट गिलास ले लेना, और इस ग्लास में आप भर लेना मस्त वाला झमाझम पानी, वाटर, ठीक है? और ये जो पानी आप यहाँ भर लेना, ये पानी यहाँ भर लेना, इसमें डाल देना ऊपर से एक बूंद इंक। आप क्या देखोगे, इंक ऐसे अंदर फैलने लगेगी, चलने लगेगी, चलने लगेगी, चलने लगेगी। ये तब तक चलती रहेगी, उधर फैलती रहेगी, जब तक कि अंदर में कंसंट्रेशन आपका यूनिफॉर्म ना हो जाए। यही था आपका बेटा डिफ्यूजन। दिस इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। नीचे वाला जो एग्जांपल था, यहाँ हमने आपको ये बताया कि ऊपर में अमोनिया बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन में थी, और यहाँ लिक्विड साइड में बहुत कम थी अमोनिया। तो सीरीज बात है, ये अगर संपर्क में आएगा इस लिक्विड के, तो ऊपर से अमोनिया का मास ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगा गैस साइड से लिक्विड साइड में। तो गैस साइड से लिक्विड साइड में कैसे स्टार्ट हुआ, हो तो रहा है मास ट्रांसफर, लेकिन गैस में जो अमोनिया बल्क से इंटरफेस पे, इसको इंटरफेस कहते हैं, जहां पे दो फेजेस आपस में मिलते हैं बेटा, इसको इंटरफेस के नाम से जानते हैं, और इसे इंटरफेस मास ट्रांसफर कहा जाता है। अभी आगे आपको ये भी बताएंगे डिटेल में, ठीक है? इसे इंटरफेस मास ट्रांसफर कहा जाता है। तो जो आपकी यहाँ पे अमोनिया आ रही है ऊपर बल्क में से इंटरफेस पे, और फिर नीचे जा रही है, तो जब चली गई गैस फॉर्म में जो इंटरफेस पे पहुंची थी, फिर नया अमोनिया इंटरफेस पे कैसे पहुंचेगा, विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। और जो अंदर घुसा है लिक्विड में, घुस गया, डिजॉल्व हो गया, अब वो लिक्विड में अंदर बल्क में लिक्विड के कैसे जाएगा, अगेन विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन।
अदरवाइज ऐसा ही होगा, खाली सरफेस पे अमोनिया इकट्ठा होगी, बल्क में आपका क्लीन वाटर रह जाएगा। ऐसा होता है क्या? ऐसा तो होता ही नहीं। समझ रहे हो? तो वही आपको कहा गया कि डिफ्यूजन अगर स्टॉप हो गया तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि मान लो ऊपर 90% है, सरफेस पे भी धीरे 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 आके 90% इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि अंदर जा ही नहीं रहा है। अंदर जा ही नहीं रहा है, ले भैया अब कहाँ जाएगा? जाएगा ही नहीं। मास ट्रांसफर टोटली सीज हो गया, क्योंकि डिफ्यूजन के लेवल में भी देखोगे तो 90 का 90, 90 हर जगह, लो हिलेगा ही नहीं, कुछ कहानी खत्म। तो वही हमने आपको यहाँ एक टाइपिकल एग्जाम्पल के रूप में समझाया। अभी आगे इसको और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे बेटा, ठीक है? बोलो अभी क्लियर है बेटा? पवन, इज इट क्लियर बेटा? शैल वी मूव फॉरवर्ड? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? जल्दी से फटाफट बता दीजिए, तो हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएं। यहाँ तक चीजें आप सभी को क्रिस्टल क्लियर है बेटा? फटाफट फटाफट बोलो भाई। पवन बेटा, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। अभिषेक जी कहते हैं सर ब्लू में जो एग्जाम्पल लिखे हैं उसे एक बार एक्सप्लेन बेटा। ब्लू में कौन सा एग्जाम्पल? हमने ब्लू में तो उधर वाला भी, ब्लू में इधर वाला भी लिखा है। अमोनिया वाला आप फिर से कह रहे हो क्या बताने के लिए? हाँ, आप अमोनिया वाला फिर से कह रहे हो बताने के लिए? देखो हमने बेटा केवल आपको यहाँ ये बताया है कि देखो इसके बारे में आप आगे पढ़ोगे हेनरी लॉ। क्या पढ़ोगे? हेनरी लॉ। हेनरी लॉ आपको क्या बताता है? हेनरी लॉ बताता है कि अगर गैस साइड में कुछ आपका वाई है तो इसके करिस्पॉन्डिंग लिक्विड साइड में ए का मैक्सिमम कंसंट्रेशन कितना हो सकता है? वाई ए इक्वल टू एच एक्स ए स्टार। ये आपका होता है हेनरी लॉ, जो बताता है कि गैस साइड में कितना है उसके करस्पॉन्डिंग लिक्विड साइड में कितना डिसॉल्व हो सकता है। जहां हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू अगर कम होती है तो गैस को मोर सॉल्युबल कहते हैं, इसकी वैल्यू ज्यादा होती है तो गैस को लेस सॉल्युबल कहते हैं। आगे बहुत डिटेल में लिख के आप पूरा लिखवाएंगे डेफिनेशन, सो डोंट वरी अबाउट दैट कि सर हेनरी लॉ खत्म हो गया क्या। ना ना, अभी तो हम केवल आपको आज बेसिक्स में है। बेसिक मतलब अभी केवल इंट्रोडक्टरी पार्ट चल रहा है। इंट्रोडक्टरी का मतलब कुछ भी पढ़ नहीं रहे, बस अभी सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज ले रहे हो, जान रहे हो, जिससे आप सब्जेक्ट को आगे पढ़ो तो सब चीजें आपको व्यवस्थित तरीके से सुव्यवस्थित आपको फील हो। ठीक है बेटा? अभिषेक देखो यहाँ पे हमने आपको यही बताया कि आपकी अगर इसके पार इधर में अमोनिया की कुछ मात्रा है, ठीक है, और इधर में अमोनिया की कुछ मात्रा है, और अगर इन दोनों जगहों पे अमोनिया का केमिकल पोटेंशियल डिफरेंट है तो अमोनिया आपकी जिधर ज्यादा से कम की तरफ जाएगी, जिधर में ज्यादा होगा उधर से कम की तरफ में अमोनिया का ट्रांसफर स्टार्ट हो जाएगा। अब ये जरूरी नहीं है कि हर बार आपकी गैस से ही अंदर घुसेगी लिक्विड के, हो सकता है लिक्विड में बहुत ज्यादा हो और गैस में कम हो, तो आपका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अभी केमिकल पोटेंशियल अंदर में ज्यादा है तो नीचे से आपके ऊपर को भागने लगेगी। तो इसका डायरेक्शन ये फिक्स नहीं कि ऊपर से नीचे ही जाएगा, ये नीचे से ऊपर भी जा सकता है, आपका ये नीचे से ऊपर भी जा सकता है। तो ये जो भी चीजें हो रही हैं ये कब हो रही हैं? आप देख रहे हो कि इसके पीछे कंसंट्रेशन डिफरेंस का हाथ नहीं है, इसके पीछे किसका हाथ है? इसके पीछे हाथ है ये किसी दूसरे ड्राइविंग फोर्स का, जिसको हम लोग यहाँ केमिकल पोटेंशियल कह रहे हैं, जो अभी डिटेल में आप नहीं जान पाओगे। अभी इसको आगे आप डिटेल में जानोगे, क्योंकि इसके लिए आपको गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में जानना पड़ेगा, पार्शियल मोलर गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में जानना पड़ेगा, तब आप केमिकल पोटेंशियल के बारे में जान पाओगे। ठीक है बेटा? अभी क्लियर है बेटा अभिषेक? तो अभी केवल इतना आपको समझना है कि इसका आपको समरी बता दें अगर, तो केवल आपने जो मेन चीजें यहाँ जानी है वो ये जानी कि डिफ्यूजन के लिए ट्रू ड्राइविंग फोर्स हमारा जो होता है वो होता है कंसंट्रेशन डिफरेंस। वही मास ट्रांसफर के लिए जो हमारा ट्रू ड्राइविंग फोर्स होता है वो होता है केमिकल पोटेंशियल। डिफ्यूजन आपका एक ही फेज के अंदर में होता है, जबकि मास ट्रांसफर देखोगे तो ये दो फेजेस में होता है। दो फेजेस का मतलब लिक्विड साइड से गैस साइड में भाग जाना, या दो इनसॉल्युबल लिक्विड है तो लिक्विड ए से लिक्विड बी में किसी सॉल्यूट का ट्रांसफर हो जाना। ठीक है, ये आपका आता है मास ट्रांसफर ऑपरेशन। जैसे एक्सट्रैक्शन, डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन में आपका दो फेज होता है, एक लिक्विड फेज एक वेपर फेज, जबकि एक्सट्रैक्शन में लिक्विड फेज होता है। दो लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन हो गया। ठीक है, बोलो बेटा अभी क्लियर है अभिषेक? इतनी ही बातें हमने बताई हैं, इसके अलावा अभी आपने कुछ भी नहीं जाना है, बस दैट्स इट। अगर यहां तक क्लियर है तो एक बार फटाक से सीसी लिखो और फटाक से हम लोग आगे बढ़ जाए। जल्दी बोलो बेटा, इज इट क्लियर बेटा अभिषेक? कोई डाउट नहीं है यहां तक? आई एम वेटिंग बेटा। डाउट है तो पूछ दो, 5 बने 50 बार पूछ दो, आई हैव नो प्रॉब्लम। आपको जितनी बार पूछोगे उतनी बार बताएंगे। क्रिस्टल क्लियर? वेरी गुड वेरी गुड। नहीं अभी अभिषेक का सीसी नहीं आया। जयंत आर्यन, जयंत रेड्डी, जयंत नाम के दो बच्चे, एक जयंत है एक जयंत रेड्डी है। ओके बेटा, समीर का भी क्लियर है, मिंकू का भी क्लियर है, शाजिद जी का भी क्लियर है। अभी अभिषेक का नहीं आया। अभिषेक बेटा आपको क्लियर है ना? चलो ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखो हमने वही यहाँ आपको बेटा पहला वाले टॉपिक पे पूरा हम लोग डिटेल में भी अध्ययन किए कि मास ट्रांसफर ऑपरेशन क्या होता है, डिफ्यूजन क्यों होता है। क्योंकि अभी कल से हम डिफ्यूजन पढ़ने वाले हैं और पूरे चैप्टर में आप देखोगे कि हमेशा आप एक ही फेज में घूम रहे हो। आप देखोगे आप हमेशा एक ही फेज में घूम रहे हो, गैस है तो गैस ही गैस है, लिक्विड तो लिक्विड है, लिक्विड है। ठीक है,
Mass transfer refers to the transport of mass from one place to another. May or may not occur across a concentration gradient. ये क्या है? What is this? What is this? ये आपका मास ट्रांसफर के बारे में बात है। वहीं ये दूसरा वाला जो हमने लिखा है, इसमें डिफ्यूजन के बारे में चंद लाइनें लिख दी हैं। डेफिनेशन हम आपको जो कल लिखवाएंगे वो आप अच्छे से याद रखना। यहाँ तो शॉर्ट में केवल लिख दिया है। डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ ए सॉल्यूट और ए गैस फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई कंसेंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लो कंसेंट्रेशन थ्रू एयर और वाटर। चाहे एयर में हो चाहे वाटर में हो, अंदर चल रहा हो आपका वो सॉल्यूट, दैट इज नोन एज डिफ्यूजन। और ये ऑकर किससे होता है? कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट के द्वारा। जबकि मास ट्रांसफर कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट के होने पे हो भी सकता है और कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट के होने पे ना होने पे भी हो सकता, सॉरी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के होने पर हो भी सकता है और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होने पर नहीं भी हो सकता है। मतलब डेल्टा सी है, इसका मतलब ये नहीं कि मास ट्रांसफर होगा ही होगा। यहाँ ग्रेडियंट शब्द का इस्तेमाल किया है बेटा। ग्रेडियंट क्या होता है जान लो। अगर यहाँ पे कंसंट्रेशन Ca1 है और इस पॉइंट पे कंसंट्रेशन Ca2 है और ये दोनों पॉइंट एक दूसरे से यक्स डिस्टेंस पर है, तो यहाँ कंसंट्रेशन डिफरेंस अगर देखोगे तो ये Ca1 माइनस Ca2 होगा। लेकिन अगर इसके बीच के डिस्टेंस से आपने डिवाइड कर दिया तो इसको अभी आप लोग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के नाम से जानोगे। हालांकि इसके बारे में भी आपको हम कल के लेक्चर मतलब नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में लिखवाएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग ने देखा कि ड्राइविंग फोर्स क्या होता है। तो हमने देखा ड्राइविंग फोर्स मास ट्रांसफर ऑपरेशन के लिए केमिकल पोटेंशियल होता है, जबकि डिफ्यूजन के लिए हमारा सिंपली कंसंट्रेशन डिफरेंस होता है। ठीक है। इंटरफेस मास ट्रांसफर की जो आप बातें करते हो वो मास ट्रांसफर ऑपरेशन के अंतर्गत आता है। और दूसरा आपका डिफ्यूजन वगैरह आपने देखा। तो अगर इंटरफेस मास ट्रांसफर में कोई पूछता है कि क्या है ड्राइविंग फोर्स, तो आप कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं बोलोगे। जो इसका ट्रू ड्राइविंग फोर्स है वो है केमिकल पोटेंशियल। ठीक है बेटा। अब मास ट्रांसफर ऑपरेशन का सेपरेशन क्या होता है, मेन एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन के बारे में हमने आपको बताया ना कि ये इसका एप्लीकेशन है सेपरेशन। हमारी इंडस्ट्री के अंदर जो भी सेपरेशन करना पड़ रहा है उसमें मास ट्रांसफर ऑपरेशन का एक बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है। क्योंकि इम्प्योर प्रोडक्ट हमको मिलता है और उसको प्योर फॉर्म में अगर बदलने का कोई काम करता है तो वो है ये मास ट्रांसफर ऑपरेशन। जैसे आपने अमोनिया बनाई, अमोनिया जब आपने बनाई तो अमोनिया के साथ तो या पूरा नाइट्रोजन हाइड्रोजन तो कन्वर्ट होता नहीं है। तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन भी आपका वहां पे क्या हो गया, पहुंच गया अनकन्वर्टेड। अब क्या अमोनिया ड्रम में भर के बेचोगे तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ बेचोगे नहीं ना। तो वहां सेपरेशन करते हो, कूलिंग करते हो, अमोनिया को कंडेंस करके अलग करते हो, सेपरेट करते हो। तो क्या हो गया, अगेन आपका यहाँ पे ऑपरेशन इस्तेमाल किया गया। इंडस्ट्री के अंदर प्योरिटी की अगर बातें करें तो प्योरिटी हमेशा डिफाइन की जाती है फाइनल से इनिशियल कंसंट्रेशन पर। जैसे आप फाइनल 95% कंसंट्रेशन का फाइनल प्रोडक्ट बेचना चाहते हो जबकि बन के तैयार हुआ था 70% तक। और एक जगह आप बेचना चाहते हो 90% का लेकिन बन के तैयार हुआ था कितना, 40% वाला। कहाँ पे ज़्यादा पैसा लगेगा, यहाँ ज़्यादा पैसा लगेगा। यहाँ आपका कम पैसा लगेगा। यहाँ कम पैसा क्यों लगेगा? क्योंकि यहाँ 70 से 95 पे जाना है, यहाँ 40 से जाना है। तो भैया प्योरिटी आपको जितनी ज़्यादा चाहिए इंडस्ट्री के अंदर में ना, आपका कॉस्ट उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा। प्योरिटी आपका सीधा प्रोपोर्शनल होता है कॉस्ट के। इसीलिए हमने कहा कि इस सब्जेक्ट के बारे में अगर अच्छी इन्फॉर्मेशन होगी तो हम चीज़ों को एक इकोनॉमिक वे में कर सकेंगे। सो एक केमिकल इंजीनियर के लिए बेटा अगर आप बातें कर रहे हो मास ट्रांसफर या डिफ्यूजन के बारे में, तो अभी तक आप लोगों ने जाना कि मास ट्रांसफर ऑपरेशन क्या होता है। मास ट्रांसफर ऑपरेशन के अंतर्गत हमारा जो भी सॉल्यूट होता है या जो भी हमारा सब्सटेंस है वो ट्रांसफर हो रहा है, ये चल रहा है, चल के यहाँ पे चला जा रहा है, इसे मास ट्रांसफर ऑपरेशन कह रहे हैं। लेकिन आप थोड़ा इसको कंफ्यूज मत करना कि चलना ही है मास ट्रांसफर ऑपरेशन है। जैसे अगर एक आपको हम पाइप दे दें, एक हम क्या दे दें बेटा, पाइप दे दें, और अगर हम कह दें बेटा इस पाइप के अंदर हमारा वाटर यहाँ से इन किया और वाटर यहाँ से हमारा चल के यहाँ आया, यहाँ से वाटर आउट कर गया, तो क्या ये मास ट्रांसफर ऑपरेशन है? नहीं, यहाँ कोई मास ट्रांसफर ऑपरेशन नहीं हो रहा बेटा। मास ट्रांसफर ऑपरेशन के लिए प्योर एकदम नहीं, मतलब केवल एक ही वाटर वाटर है कोई मतलब नहीं। वाटर के अंदर कुछ होना चाहिए जो चल के भागे इधर उधर। जैसे इसी पाइप को अगर आपको मास ट्रांसफर ऑपरेशन के रूप में बदलना है तो इसकी वॉल्स जो है वो नैप्थेलीन की बना दो। वॉल इसकी किसकी बना दो, नैप्थेलीन की बना दो। अब क्या होगा, अब जब आप पानी आगे बढ़ाओगे ना तो नैप्थेलीन पानी में डिजॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। और ये पानी के साथ यहाँ पे कुछ अलग नैप्थेलीन का कंसंट्रेशन पेन करेगा और यहाँ निकलते निकलते H2O के अंदर जो नैप्थेलीन का कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा आएगा, बढ़ जाएगा। ये मास ट्रांसफर ऑपरेशन हुआ। ठीक है। तो मास ट्रांसफर ऑपरेशन का ये मतलब नहीं होता है कि बस हम मास को एक
पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचा दिए, पानी उठाए यहाँ से वहां पहुंचा दिए, हो गया मास ट्रांसफर। अमोनिया लिए पंप लगा के यहाँ से वहां पहुंचा दिए, हो गया मास ट्रांसफर। तो मास ट्रांसफर का मतलब ये नहीं होता है। मास ट्रांसफर का क्या मतलब होता है? फॉर अ केमिकल इंजीनियर, मास ट्रांसफर इज अ फिनोमिना विच रिजल्ट्स इन चेंज ऑफ कंपोजिशन, जो कंपोजिशन को बदले और जिसकी वजह से आपको सेपरेशन को भी प्राप्त कर सको। उदाहरण मैं आपको दे चुके हैं, डिस्टिलेशन, एक्सट्रैक्शन, ड्राइंग, एब्जॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन। We are not interested in the case of fluid flowing through a pipe, and this is not comes under category of, this is not a mass transfer operation। ये कोई मास ट्रांसफर ऑपरेशन नहीं है। ठीक है बेटा, चलो। तो यहां तक चीजें आपको क्लियर है बेटा? एक बार फिर से बता दें, थोड़ा और हम आगे बढ़ सकते हैं क्या? जस्ट राइट सीसी इन कमेंट सेक्शन। अभी तक हम लोगों ने ज्यादा कुछ जानकारी, इन्फॉर्मेशन जो प्राप्त की वो केवल इतनी प्राप्त की है कि मास ट्रांसफर ऑपरेशन क्या होता है, डिफ्यूजन का बेसिक क्या होता है, इनके ट्रू ड्राइविंग फोर्सेस क्या होते हैं। इसके द्वारा, इसके अलावा अभी कुछ नहीं जाने हो, इसका इंडस्ट्री में इंपॉर्टेंस जाने हो, दैट्स इट। ठीक है, चलो, ओके ओके, वेरी गुड। सो बेटा, कुछ बातें हम जानना चाहते हैं। आपने पढ़ा होगा हीट ट्रांसफर ऑपरेशन, मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, बताओगे क्या? किसी को आता है क्या? कोई बच्चा जरूर होगा जो हीट ट्रांसफर ऑपरेशन कॉलेज सेमेस्टर में या गेट की तैयारी में पढ़ के आया होगा। हाँ, लीचिंग भी पढ़ना है बेटा अंकित, लीचिंग भी पढ़ना है। क्वेश्चन लीचिंग के एक्सट्रैक्शन से ही हैंडल होते हैं, क्योंकि लिक्विड सॉलिड एक्सट्रैक्शन को ही लीचिंग नाम दिया जाता है, या कह लो सॉलिड सॉलिड एक्सट्रैक्शन, जो सॉलिड को अलग करते हैं लिक्विड की मदद से, लिक्विड सॉलिड एक्सट्रैक्शन। कन्वेक्शन, कंडक्शन, हाँ बिल्कुल सही बेटा। प्राची ने कन्वेक्शन बताया है, अंकित ने कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। या बेटा प्राची चाहे एक एक करके लिख रही है। या तो मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर जो आपका होता है बेटा, वो क्या होता है? बेसिक मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, एक होता है कंडक्शन, एक होता है कंडक्शन, एक आपका होता है कन्वेक्शन, जिस कन्वेक्शन के अंदर में आपका फ्री कन्वेक्शन भी आता है, और जिसे नेचुरल कन्वेक्शन भी कहते हो, नेचुरल कन्वेक्शन कहते हो, और एक फोर्स्ड कन्वेक्शन भी आता है। ठीक है, और फिर तीसरा रेडिएशन। तो ये आपके मेन मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर है। और इसके अलावा इवापोरेटिव कूलिंग वगैरह भी एक मोड होता है हीट ट्रांसफर का, जिसमें लेटेंट हीट के द्वारा चीज़ों को ठंडा किया जा सकता है। बट बेसिक मोड में आप ये तीन लिख के आते हो, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। बेटा ठीक इसी प्रकार जो मास ट्रांसफर भी हो रहा है ना, इसके भी मोड होते हैं। उन्हीं मोड के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो उसके पहले, उसके जानने के लिए आपको कुछ बेसिक जानना पड़ेगा, जिसके लिए दो पॉइंट्स हम यहाँ लिखे हैं। टेम्परेचर क्या होता है, एयर स्टेशनरी है या मूविंग, ये हम कैसे देखते हैं। बेटा टेम्परेचर के बारे में अगर हम बातें करेंगे ना, टेम्परेचर, टेम्परेचर तो टेम्परेचर जानते हो क्या बताता है हमको? आप सट्टा मारी वाली डेफिनेशन पढ़े होगे, टेम्परेचर इज द मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। कोई भी बॉडी कितनी गर्म या कितनी ठंडी है, गर्माहट ठंडाहट की जानकारी देता है टेम्परेचर। इट इज अ मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। लेकिन इसका जो मेन होता है ना डेफिनेशन, वो होता है हाउ मच फास्टर दे आर, हाउ मच फास्टर दे आर, वे कितने फास्ट है। कौन भैया, कौन फास्ट है? अरे सब्सटेंस मॉलिक्यूल। सॉलिड है तो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स तो फिक्स होते हैं, लेकिन वाइब्रेट कर सकते हैं अपने प्लेस पे। और वाइब्रेशन उनका किस आधार पे होता है? जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतना ज़्यादा वाइब्रेशन, दैट इज टेम्परेचर। हम एक रूम ले लेते हैं भैया, एक रूम है, कोई भी विंडो नहीं है, कोई इसमें खिड़की दरवाजा नहीं है, इसमें कोई खिड़की दरवाजा नहीं है, इस रूम में कोई खिड़की दरवाजा नहीं। इस रूम के अंदर में एयर अवेलेबल है कुछ 25 डिग्री सेल्सियस, जिसे अप्रॉक्सीमेटली अगर बदलोगे तो ये आपका 298 केल्विन में लिख सकते हो, 298 केल्विन पर। कोई फैन अंदर नहीं है। कैन यू टेल मी बेटा, दिस एयर इज एयर इज मूविंग और स्टेशनरी? कैन यू टेल मी बेटा,
या अंकिश ने कहा मेजर ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, यस बेटा, दैट इज हाउ मच फास्टर दे आर। वेरी गुड बेटा अंकिश। बोलो बेटा, बता सकते हो कि एयर अभी स्टेशनरी है या मूव कर रही है? इसे क्या बोलेंगे? क्योंकि कोई खिड़की दरवाजा नहीं, कोई फैन नहीं चल रहा अंदर, नथिंग, नथिंग देयर। टेल मी बेटा एवरीवन, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। आराम से सोचो समझो और हमें बताओ। बोलो बेटा, सभी सभी लोग बताओ, सभी लोग बताओ, आई एम वेटिंग। तो चेतन ने कहा है मूविंग है। बेटा अभी हम जानते हो क्या कहेंगे? हम यहाँ कहेंगे कि माई एयर इज स्टेशनरी। एयर तो स्टेशनरी है, बट मॉलिक्यूल्स आर मूविंग। मतलब एयर रुकी हुई है लेकिन उसके मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं लगातार। समझ रहे हो बेटा? क्यों मूव कर रहे हैं? क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स के अंदर बल्क फ्लो अगर नहीं होता है तो चीज़ों को हम स्टेशनरी बोलते हैं। और स्टेशनरी बोलने का ये मतलब नहीं है कि उसका मॉलिक्यूल मूव नहीं कर रहा है। जैसे आप घर के अंदर में एक बकेट पानी ले लो, वाटर ले लो, पानी स्थिर है, रुका हुआ, कहते हैं ना स्टेशनरी वाटर है। रिनॉल्ड नंबर निकालते हो तो जीरो लिख देते हो ना, है? फ्लो पास्ट स्पेयर अगर ऐसा कुछ कर रहे हो और कह रहे हो कि फ्लो ही नहीं हो रहा है, स्टेगनेंट में है, तो भैया क्या इसका मतलब आप कह रहे हो कि आपका वाटर मूविंग है, स्टेशनरी नहीं है? वाटर मूविंग है? नहीं नहीं, वाटर स्टेशनरी है, वाटर स्टेशनरी है, लेकिन वाटर के मॉलिक्यूल्स मूविंग है। समझ रहे हो बेटा? इज इट क्लियर? तो अभी आप एयर को स्टेशनरी बोलोगे, ये स्टेगनेंट रीजन हुआ एयर का। अगर यहाँ रिनॉल्ड नंबर निकालोगे ना तो रिनॉल्ड नंबर यहाँ जीरो ही लिखोगे बेटा, ध्यान रखना, यहाँ रिनॉल्ड नंबर जीरो लिखोगे। ये मत कहते ना कि 25 डिग्री सेल्सियस पर तो रिनॉल्ड नंबर का कोई वैल्यू लिख दोगे वहां। रिनॉल्ड नंबर इज स्टिल जीरो बिकॉज एयर इज स्टेशनरी, बट मॉलिक्यूल्स आर मूविंग। मॉलिक्यूल्स उसके मूव कर रहे हैं। मूव नहीं करते तो यहाँ अगरबत्ती जला रहे हो, वहां महक थोड़ी ना पहुंच जाता। या ये अगर आप एक पानी का ग्लास ले लिए और यहाँ पे इंक डाला तो इंक थोड़ा ना इधर उधर भगने लगता। अगर अंदर में एनर्जी, अरे भैया किसी भी चीज को हिलने के लिए एनर्जी चाहिए ना, एनर्जी नहीं होती तो हिल पाता क्या? वो बोलो, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? नहीं बेटा, टर्बुलेंसी अलग चीज हो गई। अब मूविंग में आपका जो स्टेशनरी नहीं है और सब कुछ हिल रहा है, फास्ट फैन चल रहा है, फोर्स कर रहे हो आप कितना, अब वो कितना ज्यादा टर्बुल, अगर लेयर्स एक दूसरे को काट रही हैं तो वो टर्बुलेंसी कहलाता है। ठीक है, वो सब फ्लूइड मैकेनिक्स में बहुत डिटेल में पढ़ोगे। और हमारे दो दो अपग्रेडेड रिकॉर्डिंग है, अगर उसमें देखना चाहते हो तो अभी भी देख सकते हो। लेकिन अभी उसका मतलब इससे नहीं होता है। स्टेशनरी का मतलब क्या होता है? स्टेशनरी जैसे आप पढ़ते हो कि एक फ्लो पास्ट स्पेयर में, उसी में देखते हो कि स्पेयर स्टेगनेंट रीजन में है। स्टेगनेंट रीजन तो वाटर पूरा है, लेकिन वो वाटर कोई ऐसा नहीं कि उसके मॉलिक्यूल नहीं चल रहे हैं, मॉलिक्यूल बिल्कुल उसके चल रहे हैं। मॉलिक्यूल के अंदर एनर्जी है बेटा। क्यों एनर्जी है भैया? अभी तो हमने बताया कि टेम्परेचर हाउ मच फास्टर दे आर। इनकी एनर्जी कब खत्म होगी जानते हो? अगर हम इसको घटा के 0 केल्विन कर देना। अब जानते हो क्या बोलोगे? अब बोलोगे एयर एंड देयर मॉलिक्यूल्स बोथ आर स्टेशनरी। अभी यहां पे बेटा दोनों ही स्टेशनरी हो चुके हैं। समझ रहे हो? तो जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हो उसमें आप बल्क मीडियम को देखते हो कि बल्क में चल रहा है कि नहीं। अंदर की मॉलिक्यूल इधर उधर तो मूव करेंगे, मॉलिक्यूल मूव करेंगे, और तब तक करेंगे जब तक कि उनका टेम्परेचर आप 0 केल्विन नहीं पहुंचा देते हो। और ध्यान रहे बेटा, केल्विन, 0 केल्विन के नीचे टेम्परेचर संभव नहीं है। माइनस में टेम्परेचर नहीं होता है केल्विन में। कभी सुने हो -5 केल्विन? कभी नहीं सुने हो। और यहाँ तक कि 0 केल्विन भी आज तक प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है आई थिंक सन 2003 के आसपास, वो 100 पिको केल्विन का है। मिनिमम टेम्परेचर जो हमारे ह्यूमन के द्वारा प्राप्त किया गया है। दैट मीन्स पिको का मतलब 10⁻⁻12, तो 0.00000000001 केल्विन, ये मिनिमम टेम्परेचर आप प्राप्त किए हो, मीन्स क्लोजली टू जीरो। ठीक है, समझ रहे हो? चेतन कह रहे सर लास्ट लाइन रिपीट। बेटा हमने ये कहा है कि एयर स्टेशनरी है लेकिन मॉलिक्यूल तब तक मूव करता रहेगा। एयर स्टेशनरी क्यों है? बिकॉज यहाँ कोई फैन आपने नहीं लगाया है, आपने कोई फैन नहीं लगाया है यहाँ, और पूरा एक समान टेम्परेचर पर अवेलेबल है, तो कोई यहाँ टेम्परेचर डिफ्यूजन के कारण भी यहाँ पे मूवमेंट नहीं आ रही है। तो जो भी अंदर में मूवमेंट होगी वो मॉलिक्यूल्स की होगी, और इस दौरान हम एयर को मूविंग नहीं कहेंगे। एयर स्टेशनरी बट देयर मॉलिक्यूल्स आर मूविंग, क्योंकि एयर यहाँ स्टैग्नेंट रीजन के रूप में देखा जा रहा है। यहाँ जब आप पढ़ाई करोगे तो अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू आपको फ्लूइड मैकेनिक्स में निकालनी होगी तो आप जीरो लिखोगे।
समझ रहे हो, आप जीरो लिखोगे। अदरवाइज अगर ऐसा होता तो रेनॉल्ड नंबर जीरो केवल और केवल जीरो केल्विन पर ही होता, लेकिन ऐसा होता है क्या? ये अगर लिक्विड रुकी है तो कहते हो ना रेनॉल्ड नंबर इज जीरो, रेनॉल्ड नंबर इज जीरो, क्योंकि वहां जो डी यू रो बाई म्यू लिखते हो वो यू बल्क मूवमेंट का होता है, मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट का नहीं होता है। समझ रहे हो, वो बल्क मूवमेंट का होता है। बोलो बेटा, ये क्लियर हो गया अभी? चेतन बेटा, इज इट क्लियर कि व्हाट इज स्टेशनरी, व्हाट इज मूविंग? तो हम आगे थोड़ा और बढ़े और इसको मास ट्रांसफर ऑपरेशन के मोड्स के साथ रिलेट करें, जिसके लिए हम लोगों ने ये पढ़ा है। क्योंकि अभी तो ये केवल आप जाने हो स्टेशनरी मूविंग के बारे में, अब जब आप ये जान गए हो तो आप मास ट्रांसफर के साथ इसको रिलेट कर सकते हो। ठीक है, बहुत अच्छा बेटा प्राची, सभी को क्लियर है ना? बोलो सभी को क्लियर है, मजा आ रहा है, समझ आ रहा है सब कुछ? देखो बेटा, ये सब्जेक्ट लोग फील करते हैं कि बहुत डिफिकल्ट है, और रियल मायने में ये सब्जेक्ट है डिफिकल्ट। ठीक है, और इसको कोई उतना डेप्थ में इसी वजह से पढ़ाता नहीं है, और जान नहीं पाते हैं बच्चे, फील नहीं कर पाते। लेकिन अगर आप हमारे साथ अच्छे तरीके से पूरा स्टडी स्टेट में जुड़े रहोगे लास्ट तक, यकीन मारो इस सब्जेक्ट में आपको बहुत मज़ा भी आएगा, क्योंकि जो चीज़ जितनी डिफिकल्ट होती है ना, वो जब समझ में आने लगती है उतना ही मज़ा आने लगता है। और ये सब्जेक्ट आने वाले कुछ दिनों में आपको बहुत आसान लगने लगेगा, अगर आप चीज़ों को समय से रिवाइज करते रहोगे तो। ठीक है, और कोशिश रहनी चाहिए कि लेक्चर्स एक्यूमुलेट ना हो। लाइव चल रहा है, लाइव में ही आप क्लासेस को एंड करते जाओ, लाइव में ही क्लासेस जो आपकी मिल रही हैं वो फटाफट खत्म करते जाओ, उसको वापस से ना देखना पड़े। ठीक है, इन लेक्चर्स की पीडीएफ फाइल भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। रेस्पेक्टिव बैच के स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाके देखोगे तो लेक्चर एंड होने के बाद से 24 आवर के अंदर अंदर आपकी पीडीएफ वहाँ पे अपलोड हो जाती है। जनरली कभी कभी तो आपकी 1 ही 2 घंटे में 5 मिनट में भी अपलोड होती है, लेकिन अभी 5 मिनट में इसलिए नहीं हो पाएगी क्योंकि हमारा जो लैपटॉप है इसमें थोड़ी सी एक पीडीएफ मेकिंग वाले में प्रॉब्लम आ गई है। प्रॉब्लम क्या आ गई है कि जब इससे पीडीएफ बनाते हैं तो इमेजेस को कट कर देता है ये। तो कुछ जगह तो इमेजेस कट करके लगाते हैं जानबूझ के कि बच्चा लेक्चर देखे, टाइम पास के चक्कर में, जल्दी जल्दी के चक्कर में चीज़ों को भूल ना जाए, क्योंकि जितनी चीज़ें मुंह से बोलते हैं पूरी तो लिखती नहीं है, लिखते तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे जाते हैं। तो इस वजह से यहाँ से निकाल के अभी हमको कंप्यूटर में डाल के वहाँ से पीडीएफ बना के फिर अपलोड करना पड़ेगा। इसलिए हमने कहा कि कभी कभी थोड़ा समय 10-12 घंटा 24 घंटे तक लग सकता है। ठीक है, लेकिन पीडीएफ फाइल भी आपको मिलती है, जिसका आपको फ़ायदा ये होगा कि कभी अगर आपके पास नोट्स नहीं है, बाहर हो, तब भी आप रिवीजन करना चाहते हो, मोबाइल खोले, पीडीएफ फाइल खोले, लेक्चर को देखा, रिवीजन हो गया। नोट्स आपके पास चौबीसों घंटे अवेलेबल है, क्योंकि इंसान का आजकल तीसरा हाथ मोबाइल होता है और इसको कहीं कोई छोड़ के नहीं जाता है। ठीक है, तीसरा हाथ मोबाइल कभी छोड़ता नहीं, तो नोट्स हमेशा आपके पास रहेगा। ठीक है, चलो बेटा, सो यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। चलो ये बताओ, ट्रेन में चाय वाय पिए हो? चाय 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 पिए हो कि नहीं पिए हो? बोलो भैया, जो चाय बेचता है, बड़ा अच्छा चाय हम भी बेच रहे थे, नहीं लग रहा पिछले जन्म में बेचे वेचे हैं क्या जी? चाय 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 नहीं, ऐसा नहीं बेचते, हम नहीं बेचे हैं जी, ऐसे वो सब नाक से बोलते हैं चाय 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 चाय, हैं? बोलो, चाय पियो ट्रेन में, टी बैग वाला पियो कि नहीं पियो? बोलो जल्दी जल्दी बताओ बेटा, चाय पियो हैं? या सभी लोग पिए होगे यार, हैं? इसी आधार पे हम मास ट्रांसफर के मोड्स को समझाने वाले हैं। एक मास ट्रांसफर का मोड हो गया है कंडक्टिव मास ट्रांसफर, एक है कन्वेक्टिव मास ट्रांसफर। कंडक्टिव मास ट्रांसफर इज रिलेटेड विथ conductive heat transfer, but it is totally different. It is totally different. In conductive heat transfer, molecules can't leave their place, but in convective mass transfer, molecules will leave their place. चाहो तो लिख लो, यहाँ पे शॉर्ट में लिखते हैं कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर। ये पूरा फुल फॉर्म मोबाइल अपने नोट्स में लिखना। तो इसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल्स can't leave their place। लेकिन यही चीज अगर आप कन्वेक्टिव मास ट्रांसफर में देखोगे बेटा, सो भले ये कंडक्टिव ही है, कन्वेक्टिव नहीं कंडक्टिव ही है, ये दोनों कंडक्टिव के बारे में बात कर रहे हैं, ये सी फॉर कंडक्टिव, कंडक्टिव। ठीक है, सो यहां पे आपके मॉलिक्यूल्स कैन लीव, और लीव करना ही पड़ेगा, क्योंकि लीव नहीं करेगा ना, मॉलिक्यूल्स कैन लीव फ्रॉम देयर प्लेस। अगर लीव नहीं करिए, नोट भी करते रहना पॉइंट्स के रूप में, अगर लीव नहीं करेगा ना
तो मास का ट्रांसफर कैसे करेगा? तो दिस इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन कंडक्टिव हीट ट्रांसफर एंड कंडक्टिव मास ट्रांसफर। अब हम वही कंडक्टिव मास ट्रांसफर को और कन्वेक्टिव मास ट्रांसफर आगे हम फिर से पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, इन सब्सिक्वेंट लेक्चर आप फिर से पढ़ोगे और वहां पे फिर इसको हेडिंग डाल के वापस से फिर से बताया जाए, बीच बीच में आएगा, लेकिन अभी इसका बेसिक पार्ट देख रहे हो। बाद में इसी को इक्वेशन डिराइव करोगे, उस इक्वेशन की डेरिवेशन बताया जाएगा, बेटा इसका ये पार्ट कंडक्टिव को, ये कन्वेक्टिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ रहे हो? अभी इसके बेसिक्स को हम जान रहे हैं, क्योंकि बेसिक के बिना फीलिंग नहीं आएगी और फीलिंग बहुत जरूरी है भाई। फीलिंग केवल मुंह से बोल के नहीं दी जाती है कि हाँ फीलिंग बहुत जरूरी है, फील होना भी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ आप हर एक कॉन्सेप्ट को फील करोगे। ठीक है, तो ये समझ गए बेटा कंडक्टिव मास ट्रांसफर क्या है, कन्वेक्टिव मास ट्रांसफर क्या है, ये हम नहीं समझाए हैं। अभी हम आपको क्या समझाए हैं? हम आपको समझाए हैं कि कंडक्टिव हीट ट्रांसफर और कंडक्टिव मास ट्रांसफर में क्या डिफरेंस है। मास ट्रांसफर में मॉलिक्यूल लीव करेगा, जबकि जब कंडक्शन पढ़े होगे तो देखा होगा कि मॉलिक्यूल अपनी जगह वाइब्रेट करता है और एनर्जी को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंचा देता है, अपना प्लेस चेंज नहीं करता। ये था क्या? कंडक्टिव हीट ट्रांसफर। बोलो ये सभी को क्लियर है? एक बार फिर से सब लोग सीसी लिखोगे, तब हम आगे बढ़ेंगे। कम ऑन बेटा। रेडिएशन मास ट्रांसफर में नहीं आएगा। मास आप बिना किसी मीडियम के इधर से उधर भेज दिया ऐसा नहीं आएगा। दैट्स वाई यहाँ मोड में 2 लिखा है बेटा हमने। ठीक है अभिषेक? तो पवन, जयंत, प्राची, अभिषेक, समीर, संकेत, संपत, शिवांशु, वेरी गुड बेटा, सभी को क्लियर है। ओके वेरी गुड। चलो तो अमित कहते हैं मास ट्रांसफर में भी मोड होता है, आज पता चला है। बस अभी तक हीट ट्रांसफर में मोड पढ़ते थे। चलो भाई अभी बहुत कुछ पता चलेगा बेटा, अभी बहुत कुछ पता चलेगा। चलो यहाँ देखो, यहाँ देखो, अभी यहाँ देखो, फटाफट फटाफट देखो, अभी और मजा आने वाला है। वेरी गुड बेटा, मिंकू क्रिस्टल क्लियर, फिर बहुत अच्छी बात है। जब चाय बनाते हो तो एक हमारे साहब थे चंपू और उनका दोस्त था चंगू। एक थे हमारे साहब चंपू साहब और एक थे चंगू। इस बार फिर से ये दोनों साहब ट्रेन में जा रहे थे। चाय वाले से कहा भैया चाय दे दो। चंपू साहब चाय लिए और टी बैग को उसमें डाल के रख दिए। इंतजार करने लगे टी बैग से कि भाई हमारा चाय बन जाए फिर पिया जाए। वहीं चंगू साहब क्या किए, उनके पास चम्मच था, चाहे चम्मच लिए चाहे उसी टी बैग को अंदर बाहर ढेर सार बार किए, अंदर डाले बाहर किए। चंगू साहब का चाय तुरंत बन के तैयार हो गया। इन्होंने देखा चंपू साहब ने, अरे अरे पूरा ब्राउन ब्राउन हो गया चाय। आह चंगू तुम यार क्या किए हो यार, क्या किए हो, जबकि यार मेरा तो नहीं हुआ। चंगू का, अरे चंपू हर बार तुम ही जीतोगे, अब हम तुमको समझाते हैं। तुम बहुत हमको पढ़ा लिया ना, अब हम तुमको समझाते हैं। देखो बेटा चंपू, देखो बेटा चंपू, तुमने इसको बैग को अंदर डाल दिया है। जब बैग को अंदर डाल दिया है तो अब ये धीरे 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 इस टी बैग में से जो टी के एक्सट्रैक्ट हैं वो निकल के बाहर को ट्रांसफर हो रहे हैं, और तुमने इसके अंदर में कोई बल्क मूवमेंट नहीं दिया है, जिस वजह से तुम्हारे चाय के अंदर जो फिनोमिना हो रहा है ना बेटा, तुम्हारे चाय के अंदर चंपू बेटा जो फिनोमिना हो रहा है ना, वो हो रहा है मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन। मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन। तुम्हारे चाय के अंदर क्या हो रहा है बेटा? मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन, जिसको कंडक्टिव मास ट्रांसफर भी कहते हैं। मतलब मॉलिक्यूल अपना प्लेस छोड़ के जा रहा है, लेकिन उस मॉलिक्यूल को कोई और सपोर्ट बल्क फ्लो से नहीं मिल रहा है। जबकि हमने जानते हो क्या किया है, हमने मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन तो हो ही रहा था, साथ ही साथ हमने चम्मच को हिला के जानते हो क्या कर दिया है, हमने इसके अंदर दे दिया है बल्क मूवमेंट। हमने इसके अंदर क्या दे दिया है? बल्क मूवमेंट। जो बल्क मूवमेंट हमने टी बैग को ऊपर नीचे करके या चम्मच को लगा के, चम्मच भी हिलाया तो क्या हुआ, टी बैग बार बार हिला और टी बैग को अंदर मूवमेंट मिला, बल्क मूवमेंट। हमने अंदर दे दिया बल्क मूवमेंट। और जब बल्क मूवमेंट आता है ना बेटा, तो बल्क मूवमेंट का मतलब हो गया कि मैं कर रहा हूं यहां कन्वेक्टिव मास ट्रांसफर। कन्वेक्टिव मास ट्रांसफर। भाई बड़ा खुश हुआ चंपू, चंपू बहुत खुश हुआ चंगू से
लेकिन फिर भी चंपू कहा, भाई देख चंगू, तूने समझा तो दिया कि तू कुछ और कर रहा है, तूने समझा दिया तू कुछ और कर रहा है, लेकिन यार बात हजम नहीं हुई, उतना डिटेल क्लियर नहीं हुआ यार, क्रिस्टल क्लियर कर दे भाई। हैं? ठीक है भाई। अब चंगू साहब कलम उठाए और कहे, देख बेटा, एक मछली इस नदी में तैर रही है, एक उतनी ही बलशाली मछली इस नदी में भी तैर रही है। ध्यान से सुनना चंगू की बातें, चंगू की बातें ध्यान से सुनना। झमाझम पानी पानी पानी, हर तरफ पानी, आज दिन है पानी 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 पानी। ठीक है भाई। अब उसने बोला, देखो बेटा, एक साइड जो मछली है ना, मछली, एक साइड मछली जो ये है स्टेशनरी वाटर में है, स्टेशनरी वाटर में, और एक साइड मछली जो है वो मूविंग वाटर में है। मूविंग वाटर का क्या मतलब हुआ भाई चंगू? मूविंग वाटर का मतलब हुआ कि भैया जो मेन फेज है, फेज भी मूव कर रहा है, फेज इज मूविंग, फेज क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। अब तू बता बेटा चंपू, अब तू बता बेटा चंपू, कि अगर ये वाला फेज मूव कर रहा है कुछ 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और यहां मछली जल की रानी अपना दम खम लगा के तैर रही है 2 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, और वही मछली अगर इसमें तैरेगी, तो तू बता बेटा कि यह इस नदी के डिस्टेंस को हर एक घंटे में कितना किलोमीटर पार करेगी? अब बताओ भाई सारे चंपू, कितने में पार करेगी? कमॉन बेटा बोलो भाई, चंपू का जवाब बताओ आप लोग। सेकंड केस में ये मछली कितना दूर का रास्ता तय करेगी? फटाफट बताओ भाई। पहले में 2, तो दूसरे में कितना? आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम योर साइड। अगर मूविंग वाटर के साइड में ही मछली तैरे जा रही है, जल्दी बोलो जल्दी, सभी लोग बताओ भाई, चंपू का जवाब क्या रहा होगा इस पर? चंपू का जवाब क्या रहा होगा इस पर? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। कम ऑन बेटा एवरीवन, टेल मी। सोच लो, आराम से सोच के बताओ कि क्या रहा होगा। कम ऑन बेटा, जल्दी जल्दी जल्दी, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। और अगर रिपीट कराना है जस्ट राइट आर इन कमेंट सेक्शन। रिपीट करना चाहते हो जस्ट राइट आर इन कमेंट सेक्शन। क्लियर है तो फटाक से बताने का कि इस केस में मछली की स्पीड किस स्पीड से यह नदी को पार कर रही होगी। मतलब एक प्लेस से, अगर एक स्टेशनरी पॉइंट से देखें इसको हम, तो स्टेशनरी पॉइंट से इस मछली की स्पीड हमें क्या नजर आएगी, किस स्पीड से आगे भाग रही है? नो आइडिया सर जी। अरे बेटा ये तो बहुत आसान प्रश्न था, ये तो वही था ना, एक नाव चल रहा है, एक नाव चल रहा है, आप 2 की रफ्तार से नाव चला रहे हो, और आप ही की दिशा में अगर नदी का पानी 5 की रफ्तार से बढ़ने लगे, तो आपका 2 किलोमीटर और नदी की रफ्तार 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर की रफ्तार से आप आगे बढ़ोगे ना। तो वही तो यहाँ भी हुआ ना, कि 5 तो ये फेज जा रहा, अगर मछली नहीं भी तैरे ना, एक जगह पड़ी रहे ना, तब भी तो ये 5 की रफ्तार से आगे भागेगी, और 2 तो इसका खुद का भी प्रयास है, तो 2 और 5 कितना हो गया? ये मछली अब हमें प्रतीत होगी कि हर घंटे में 7 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, जिसमें 2 किलोमीटर अपने दमखम से की, जबकि 5 किलोमीटर फेस के मूव होने की वजह से। बोलो समझ में आ गया? ना अपोजिट होगा तो तब सब्सट्रैक्ट कर दोगे, तब तो माइनस हो जाएगा, तब तो 3 किलोमीटर पीछे चली जाएगी ना, 3 किलोमीटर पीछे चली जाएगी फिर बेटा। समीर तो अभी अपोजिट नहीं, अभी सेम डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, और इसमें मास ट्रांसफर में हमारा अपोजिट नहीं करने का, हमारा सेम, जब भी मास ट्रांसफर होता है, जब फ्लो आगे बढ़ रहा है, तो जो बैक होता है, बैक फ्लो, तो बैक फ्लो हम नहीं मानते हैं कि पीछे जा रहा है तो पीछे फिर आगे बढ़ गया, वो तो मानते हैं डायरेक्शन ऑफ मास ट्रांसफर, ये एक साइड में यूनिडायरेक्शनल। ठीक है। अभी एक्स वाई जेड जो कोऑर्डिनेट पढ़ते हो, तो अभी आप 1D पढ़ते हो, बेसिकली टोटल 1D पढ़ते हो। अभी इसका 2D फॉर्म भी आएगा, लेकिन 2D आपके सिलेबस में बहुत कम है। हीट ट्रांसफर में तो 2D बहुत ज्यादा है,
लेकिन मास ट्रांसफर में 2D बहुत ही ज़्यादा 2D और 3D बहुत कम आपका पड़ेगा, या 2D भी कि 2 डायरेक्शन में एक साथ ट्रांसफर हो रहा हो। तो अभी आप केवल एक यूनि डायरेक्शनल पढ़ रहे हो बेटा, ठीक है, वो भी आपका आएगा अभी कि एक से ज़्यादा डायरेक्शन में होता है तो क्या करते हैं, उसके लिए फिक्स सेकंड लॉ ऑफ डिफ्यूजन आता है, वो सब आगे आप पढ़ोगे बेटा। लेकिन वो उतना ज़्यादा डिटेल नहीं है आपके सिलेबस में, आपके सिलेबस में यूनि डायरेक्शनल ज़्यादा है। ठीक है बेटा समीर, इज इट क्रिस्टल क्लियर बेटा? वेरी गुड बेटा जयंत, सभी को क्लियर है ना? बोलो, ये सभी को समझ में आ गया? सभी को समझ में आ गया? एवरीवन क्रिस्टल क्लियर बेटा? जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी जल्दी, कम ऑन बेटा एवरीवन, इज इट क्रिस्टल क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस यस, वेरी गुड। तो चंपू बोला यस चंगू, तुम तो मेरी जान हो, तुम तो मेरी जान हो, तुमने मुझको समझा दिया कि मेरे वाले में चाय जो था ना वो धीरे धीरे चल रहा था, तुमने मेहनत की और कहा चल तू स्पीड से अंदर फैल, और तुमने उसको स्पीड से फैलाया, जिसके वजह से तुम्हारा चाय जल्दी बन गया, और हम तो भैया इंतजार करते रह जाते, ये नहीं बनता। अब हम आपको इसके बारे में कल बताएंगे, कल मतलब नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे कि अगर इस चंगू ने इस चंपू को ये ज्ञान नहीं दिया होता और चंपू इस टी बैग को डाल के इंतजार करता तो उसको कितना समय इंतजार करना पड़ता, ये हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे with the help of a beautiful experiment done by a beautiful scientist। रियल एक्सपेरिमेंट एक साइंटिस्ट के द्वारा जो किया गया था वो हम आपको बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन अभी आज का लेक्चर खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, अभी चल रहा है, ये बात आपको फिर से डिस्कस किया जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, बोलो यहां तक सब कुछ क्लियर? शैल वी मूव फॉरवर्ड बेटा? तो कन्वेक्टिव क्या होता है, कंडक्टिव मास ट्रांसफर क्या होता है, दोनों समझ गए। कंडक्टिव में केवल चलेगा, खुद का मेहनत करेगा, फेज का मेहनत नहीं लेगा। मास ट्रांसफर ड्यू टू फेज ड्रिफ्ट नहीं आएगा, लेकिन अगर फेज भी चल के जा रहा है उसका भी मदद ले रहे हो, और मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन तो हो ही रहा था, साथ में फेज की मदद से भी आगे जा रहे हो, तो इसको कहते हैं कन्वेक्टिव ट्रांसफर, कन्वेक्टिव मास ट्रांसफर। अभी इसके बारे में और भी डिटेल है, लेकिन अभी इतना फंडामेंटल केवल आप समझोगे। नेक्स्ट लेक्चर में, सब्सिक्वेंट लेक्चर में जब फिर से ये आएगा तो इसके बारे में और फॉर्मूला लिख लिख के आपको डिटेल बताएंगे। ठीक है बेटा, क्लियर? शैल वी मूव फॉरवर्ड बेटा? प्राची, जयंत, जयंत रेड्डी, प्रवीण कुमार रेड्डी, शमीर, कांजनी, चेतन, दिलीप राव, इंगले, मिंकू, अमित, शिवांशु, राय, अभिषेक, बोलो बेटा सभी को क्लियर है? एवरीवन क्रिस्टल क्लियर इन माइंड ब्लोइंग सुपर मैनर? बहुत सही, बहुत सही। चलो भाई, तो हम थोड़ा सा आगे और बढ़ जाते हैं बेटा। तो अभी हमने आपको बताया मास ट्रांसफर के बारे में 3 बातें, व्हाट, व्हाई एंड हाउ। अब हाउ वाला शब्द यहाँ पे हम लेंगे इसमें, जहां आप देख रहे हो कि हमने क्लासिफिकेशन कर दिया है मास ट्रांसफर ऑपरेशन का बेस्ड ऑन फेज। मास ट्रांसफर जो हमारा ये ऑपरेशन ये सब्जेक्ट है, इसके सारे चैप्टर्स आपको इसके अंदर दिखाई देंगे। जैसे नंबर 1 गैस गैस, जिसे बेसिकली मास ट्रांसफर नहीं कहते, जिसे बेसिकली हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन। तो बेटा सबसे पहला हमारा जो जर्नी स्टार्ट होगा वो डिफ्यूजन से स्टार्ट होगा, जो नेक्स्ट लेक्चर से ही स्टार्ट हो जाएगा। गैस लिक्विड ऑपरेशंस होते हैं जिसमें 2 फेजेस, भाई मास ट्रांसफर ऑपरेशन को जो हमने यहाँ बांटा है सॉलिड, लिक्विड, गैस, इन फेजेस के आधार पे बांटा है कि कहाँ कौन कौन सा फेज होता है। गैस लिक्विड में एब्जॉर्प्शन आएगा, स्ट्रिपर आएगा, डिस्टिलेशन कॉलम आएगा। इसके बारे में डिटेल में पढ़ोगे, ये सब बहुत बड़े बड़े चैप्टर है भाई साहब, बहुत बड़े बड़े चैप्टर है। ठीक है, लेकिन बहुत आसानी से कवर अप होगा, बहुत मजा आएगा, बहुत ही आसान लगेगा, ये मेरी गारंटी है बेटा। ठीक है, गैस सॉलिड, मॉइस्चर को निकालोगे, दैट मीन्स ये आपका ड्राइंग ऑपरेशन कहलाएगा। लिक्विड लिक्विड, 2 लिक्विड है, उसको तीसरे लिक्विड सॉल्वेंट की मदद से अलग करोगे, एक्सट्रैक्शन। लिक्विड लिक्विड में डिफ्यूजन भी देखोगे आप, जैसे देखिए आप यहाँ देख सकते हो कि इस लिक्विड के अंदर, पानी के अंदर इंक डाले हैं, तो ये इंक कैसे अंदर को डिफ्यूज करिए, देख रहे हो, ये आपका लिक्विड लिक्विड, ये भी ऑपरेशन है, लेकिन ये डिफ्यूजन की कैटेगरी में आ रहा है। और एक्सट्रैक्शन क्या है? एक्सट्रैक्शन में आपका लिक्विड 1 होता है, लिक्विड 2 होता है, ठीक है, इनको आपस में एक दूसरे से अलग करना है तो लिक्विड 3 को डाल देते हैं। जो लिक्विड को ये अपने अंदर डिसॉल्व करके ले जाता है उसको सॉल्यूट लिक्विड कहते हैं। इसी प्रकार लिक्विड सॉलिड ऑपरेशन आएगा जो होता है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन के बारे में जो न्यूमेरिकल्स आप लगाओगे वो बेसिकली मास ट्रांसफर में नहीं आता है, यहाँ केवल इसकी आप थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन लोगे, ये आपका प्रोसेस कैलकुलेशन में आता है, वहाँ बहुत डिटेल में आपको क्रिस्टलाइजेशन हमने पढ़ाया हुआ है, वहाँ आप देखोगे, और ये कुछ हीट ट्रांसफर में भी कवर अप होता है। फिर इसी प्रकार आपका लीचिंग आ जाएगा, जैसे कोयला है, कोयले में नमक मिला दो,
और नमक को कैसे अलग करिएगा, पानी डाल दो सारा नमक निकल जाएगा, तो ये आपका लीचिंग हो गया। तो लीचिंग में ही आप जैसे ज़मीन के अंदर में जब फर्टिलाइज़र डालते हो, बारिश होती है तो पानी क्या करता है, पानी जब बारिश का ज़मीन के अंदर बहुत डिज़ॉल्व बहुत अंदर घुसता है ना, पेनिट्रेट करके ज़मीन के अंदर जाता है, तो फर्टिलाइज़र को भी अपना डिज़ॉल्व करके इतना अंदर लेता जाता है कि पेड़ पौधे की पहुँच से दूर हो जाता है, जिससे हमारा नुकसान होता है ये भी। ठीक है, और फर्टिलाइजर आपको दोबारा डालना पड़ता है, इसलिए बहुत ज़्यादा पानी भी अगर बड़े पेड़ पौधों को दोगे तो वो लीच करके इतना नीचे चला जाएगा कि उसके जड़ के पहुँच से बाहर हो जाएगा, तो वही लीचिंग कहलाता है। तो ये इंडस्ट्री के अंदर में लीचिंग आप पढ़ोगे कि कोई सीड वगैरह है, उसका तेल ऑयल निकालना है, तो लीचिंग प्रोसेस आप वहाँ देखोगे। ठीक है, जनरली सॉलिड सॉलिड इसका कोई भी आपको नॉट एप्लीकेबल, ऐसा कोई भी आप नहीं देखोगे कि ये सॉलिड है सॉलिड, ये पेन को उठा के इस रिमोट से लगा दिया इसको सेपरेट करना, ऐसा कुछ नहीं, ये मास ट्रांसफर में नहीं आएगा। ये कहाँ आता है सॉलिड सॉलिड सेपरेशन, ये आता है मैकेनिकल ऑपरेशन में, केमिकल ऑपरेशन ये नहीं होता है। ठीक है बेटा, बोलो यहाँ तक क्लियर है? अगर यहाँ तक क्लियर है तो एक इतनी खतरनाक बात आपको बताने वाले हैं ना कि हिल जाओगे पूरा। ठीक है, बोलो यहाँ तक क्लियर है? हिलने के लिए तैयार हो? एक खतरनाक बेसिक जानने के लिए तैयार हो? बोलो भाई, बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो। एक खतरनाक बेसिक जानने के लिए तैयार हो जो हिला के रख देगा? पक्का? पक्का? चलो ठीक है, चलो ठीक है। तो आओ आपको एक और छोटी सी बात बताते हैं, बहुत ही मजेदार है, बेसिक की बुनियाद को हिला देगा। यह है बैरियर इफेक्ट ऑन मास ट्रांसफर रेट। बैरियर इफेक्ट ऑन मास ट्रांसफर रेट। मास ट्रांसफर रेट का मतलब कि मास कितना निकल रहा है, ट्रांसफर हो रहा है मास का पर यूनिट टाइम, दैट मीन्स रेट। आगे चल के इसके बारे में पूरा फार्मूला लगा के लिखा जाएगा अगले लेक्चर से, अभी तो आज का फंडामेंटल लेक्चर है। दो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा बेटा, यू नो अबाउट इवापोरेशन एंड यू नो अबाउट वेपोराइजेशन। बता सकते हो इसमें डिफरेंस क्या है क्या? बोलो जरा, जरा लिखो कमेंट सेक्शन में, तो इवापोरेशन और वेपोराइजेशन में डिफरेंस क्या है? हम सबका वेट कर रहे हैं, आराम से कमेंट लिखोगे सब लोग। चलो हम वेट कर रहे हैं, यू कैन टेक अप टू 30 सेकेंड। बताओ बेटा, कि इवापोरेशन और वेपोराइजेशन में क्या अंतर होता है? ये दोनों सेम होता है तो सेम लिख देना, और जानते हो अंतर क्या होता है तो कमेंट सेक्शन में अपने अंतर को फटाफट टाइप मार दो। I am waiting for your comments, beta. Come on, everyone. What is the basic difference between evaporation and vaporization? If any difference is there, then please write in comment section. तो प्राची जी कहती हैं कि इवापोरेशन सरफेस फिनोमिना है। अभिषेक जी कहते हैं इवापोरेशन सरफेस फिनोमिना है, वेपोराइजेशन बल्क फिनोमिना है। पवन कुमार रेड्डी जी भी कहते हैं कि इवापोरेशन बिफोर बॉइलिंग पॉइंट होता है, वेपोराइजेशन आफ्टर बॉइलिंग पॉइंट। आफ्टर बॉइलिंग पॉइंट या बेटा एट बॉइलिंग पॉइंट, चलो ठीक है, आप एट भावनाओं में सोचे हो लेकिन लिख दिए हो आफ्टर, हम समझ सकते हैं। और बताओ भाई, सभी लोग बताओ, एवरीवन, एवरीवन। चलो ऑलमोस्ट सब लोग यही कह रहे हो, तो चलो हम भी आपको बता देते हैं बेटा बेसिक डिफरेंस क्या है। तो इवापोरेशन जो होता है बेटा, एक बात ध्यान रहे, ये एवरी टेम्परेचर पर होता है, एट एवरी टेम्परेचर, एट एवरी टेम्परेचर। और इसको होने के लिए जो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है वो बॉइलिंग पॉइंट से कम है, तब भी ये होगा। बॉइलिंग पॉइंट की इसको रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पर ही हो। ठीक है, सो नंबर वन थिंग। सेकेंड थिंग, या सरफेस फिनोमिना होता है, मतलब जब ये होगा ना तो आपको जो बबल्स दिखाई देंगे, जो ऑपरेट कर रहे हैं, लिक्विड है तो लिक्विड भाई सीधे वेपर बन गया, तो वो वेपर आपको उसके सरफेस से ही सीधे निकलेंगे। वो वेपर कहाँ से निकलेंगे बेटा? सरफेस से। फिनोमेना। वो अंदर बल्क में आप कहीं भी नहीं देखोगे कि अंदर कोई वेपर का आपको पार्टिकल दिखाई दे। वहीं अगर वेपोरेशन के बारे में बातें करोगे बेटा, तो ये हैपन होता है एट बॉइलिंग पॉइंट, एट बॉइलिंग पॉइंट। और ये जब आप देखोगे वेपोराइजेशन, तो ये बल्क फिनोमिना होता है। बल्क का मतलब समझते हो? बल्क का मतलब होता है कि अब बल्क से आपके बबल्स आएंगे। उदाहरण के तौर पे देख लो कि अगर आपने घर में गैस के ऊपर में, आपने रख दिया है कोई कंटेनर, ये आपका फायर है, फायर, फायर। अगर आपने इसके ऊपर कोई कंटेनर रख दिया, अगर आपने इसके ऊपर में कोई कंटेनर रख दिया, आप क्या देखोगे जानते हो? ये जो कंटेनर है
इसके अंदर अगर आपने वाटर भर दिया है H2O, आप शुरुआत में देखोगे बस टॉप से ऐसे 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 आपके वेपर्स निकल रहे हैं, आपको अंदर बल्क में कोई बबल नहीं दिखाई देगा। यानी कि अभी इस पानी का, चूंकि ओपन टू एटमॉस्फेयर है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट, दैट मीन्स नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट वाटर का कितना होता है, अगर प्योर वाटर है तो 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो अभी ये आप देखोगे कि अंदर कोई बबल नहीं निकला, बट आफ्टर सम टाइम आप देखोगे कि अंदर से बबल निकलने लगा और जा जाके सरफेस से बाहर होने लगा। ठीक है, ऑटोमेटिकली समझना ना कि आपका पानी अब 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। तो पहले इसमें क्या हो रहा था, पहले इवापोरेशन हो रहा था, और बाद में बेटा इसमें क्या होना स्टार्ट हो गया, बाद में इसमें वेपोराइजेशन होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर हम एक नदी ले लें, तो नदी, ऐसा तो है नहीं कि नदी में से अगर ये आप देख रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है, बता सकते हो ये इवापोरेशन ऑफ वाटर है फ्रॉम दिस रिवर और वेपोराइजेशन ऑफ वाटर है। इवापोरेशन यहाँ है या वेपोराइजेशन है, ये पहले हमें बताओ बेटा। वेरी गुड बेटा समीर, नेचुरल इवापोरेशन होता है, यस बेटा, जैसे कि आप नेचुरल यहाँ देख रहे हो, मिंकू कह रहे हो इवापोरेटर सर, हाँ बेटा बिल्कुल से सरफेस फिनोमेना। अंकित कहते हैं इवापोरेशन ऑफ सरफेस ऑफ लिक्विड एट टेम्परेचर लोअर देन बबल पॉइंट, टेम्परेचर एंड बॉइलिंग पॉइंट एट टू बबल पॉइंट। थोड़ा सा टाइपिंग लग रहा है आपको, वो ऊपर नीचे एक आध लाइन छोड़ दिए हो, कोई बात नहीं, आप समझ गए हो, समझ सकते हैं। बिल्कुल सही बेटा, जयंत समीर बिल्कुल सही आप लोगों ने कहा बेटा कि यहाँ पे जो हो रहा है ये इवापोरेशन हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, इवापोरेशन, इवापोरेशन। क्योंकि नदी का पानी जब छूते हो तो हाथ नहीं ना जल जाता है जी, बताओ, नदी का पानी जब आप छूते हो तो हाथ जल जाता है। अरे अगर वहां वेपराइजेशन होगा नदी में, मतलब नदी का टेम्परेचर पानी का कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। पानी खोलता है, गैस के ऊपर रखते हो, छू दोगे क्या, हाथ जल जाएगा। तो नदी का पानी छूने पे तो हाथ जलता नहीं है, लेकिन लगातार वेपर तो निकल रहा है, तो क्या वेपराइजेशन है ना, क्या है ये इवापोरेशन है। चलो इस इवापोरेशन को थोड़ा पतली गली में ले जाते हैं। ठीक है भाई साहब, गर्मी का मौसम था, पहुंच गए हमारे चंपू साहब, चंगू साहब के साथ नहाने के लिए। वार्तालाप शुरू हो गई इन दोनों के बीच में। अब वार्तालाप क्या थी भैया, चंपू ने पूछा चंगू से कि भाई चंगू, ये बता कि ये जो पानी है ये बारिश कैसे होती है भाई। कहा भाई ये जो पानी है ना, इसी नदी से और तमाम जगहों से पहले उठ के ऊपर जाता है और फिर बादल में इकट्ठा होता है, कहीं ठंडा हवा मार देता है, बारिश हो जाती है। कहा भाई बहुत सही बेटा चंगू, तुम तो सही बोल रहे हो। अब चंपू का सुन चंगू, मैं तेरे को एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ। चंपू ने चंगू को एक बहुत ही अच्छी बात बताई, आप वो जानना चाहते हो? बोलो भाई यस यस लिख दो कमेंट सेक्शन में यार, कि जो बात चंपू ने चंगू को बताई, क्या आप वो बात जानना चाहते हो? बोलो, क्या आप वो बात जानना चाहते हो बेटा? एवरीवन टेल मी, जानना चाहते हो? ठीक है, ठीक है, जानना चाहते हो तो सुनो। उसने कहा, देख भाई, देख भाई चंगू, देख भाई चंगू, तुझे मैं ऐसी बात बताऊंगा ना, ऐसी बात बताऊंगा ना, हिल जाएगा तू। ये जो पानी है ना, जब यह उड़ के ऊपर एयर में जा रहा था वेपराइज होकर के, वेपर के फॉर्म में, ये पानी क्या हो रहा था, पानी वेपर के फॉर्म में उठ के एयर में जा रहा था, ये ऊपर में वेपर के फॉर्म में एयर में ट्रांसफर हो रहा था। इस दौरान ये पानी जो है रास्ते में एक रेजिस्टेंस को फील कर रहा है। चंपू ने कहा देखो यहाँ पे एक रास्ते में, भाई चंगू साहब, रेजिस्टेंस होता है, एक रेजिस्टेंस होता है, जिसके वजह से ये जो वेपर है ना, ये आसानी से नदी के, जो वाटर यहाँ नदी के पानी में है, जो नदी का पानी है, ये आसानी से एयर के अंदर में वेपर के रूप में नहीं घुस पाता है। क्यों नहीं घुस पाता है? क्योंकि यहाँ पे सरफेस पर एक रेजिस्टेंस पाया जाता है, सरफेस पर एक रेजिस्टेंस पाया जाता है। और तुमको पता है ये जो रेजिस्टेंस पाया जाता है ना, अगर विथ रेजिस्टेंस यहाँ पे मास ट्रांसफर रेट विथ रेजिस्टेंस 1 किलोग्राम पर सेकेंड हो, और अगर इस रेजिस्टेंस को मैं हटा दूं
तो क्या तुम बता सकते हो चंगू कि मास ट्रांसफर रेट यहाँ क्या है, विथ रेजिस्टेंस, यहाँ विदाउट रेजिस्टेंस, इसका रेट क्या हो जाएगा? जरा आप लोग भी एक अंदाजा लगाओ कि भाई कितना हो जाएगा, क्या जवाब उसने दिया होगा। यहाँ एक था, अब ये कितना हो सकता है? सोच के बताओ भाई, सोच के बताओ कितना हो सकता है। प्रश्न केवल इतना है चंपू का, चंगू से, कि भाई चंगू, पानी से जो भाप बन के ऊपर निकल रहा है, इवापोरेट होके एयर में घुस रहा है, रास्ते में एक रेजिस्टेंस होता है, और अगर वह रेजिस्टेंस नहीं होता तो तुम बता सकते हो कि यह पानी किस रेट से ऊपर को उड़ता। एक का आधा होगा कि दो होगा कि पांच होगा कि 10 होगा, बता सकते हो आप लोग बेटा? एक अंदाजा लगा सकते हो क्या आप लोग? जल्दी बताओ, जल्दी बेटा, एवरीवन अपना अपना अंदाजा बताओ कितना हो सकता है। इतना विचार ना करो, अंदाजा लगाओ। इंक्रीज होगा, कितना हो जाएगा, कितना टाइम्स हो जाएगा, ये हम जानना चाहते हैं। अगर किसी तरह से यह रेजिस्टिव लेयर हटा दें जिससे हम ये जान सके कि हाँ वहाँ रेजिस्टिव लेयर है, एक अंदाजा लगा के बताओ आप हमें, जल्दी से बेटा, जल्दी एवरीवन। थोड़ा जल्दी जल्दी रिप्लाई दिया करो सभी लोग, इतना खतरनाक मत सोचने लगा करो। मीकू कहता है 3 टाइम्स, वेरी गुड बेटा। और बाकी लोग क्या कहते हैं? बाकी लोग अभी एकदम चंगू की यादों में खो गए हैं। जैन कहते हैं 5 टाइम्स, समीर कहते हैं 2 टाइम्स। अब बाकी सब तो अभी सोच ही रहे हैं। तो भाई चंगू ने भी कुछ ऐसा ही जवाब दिया। चंगू ने कहा, देख चंपू यार, बहुत होगा 2 गुना 3 गुना 4 गुना हो जाएगा। चंपू का, अच्छा तुमको पता है ये कितना गुना हो जाएगा? ये 600 गुना हो जाएगा। चंगू देखता रह गया, ये क्या कह रहे हो, 600 गुना हो जाएगा? फिर कहा चंपू ने कि देखो भैया, दैट्स वाई, यह जो रेजिस्टेंस है ना, ये रेजिस्टेंस, ये नेचर के द्वारा प्रोवाइड किया गया है, प्रोवाइडेड बाय नेचर, प्रोवाइडेड बाय नेचर। अगर नेचर ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करता ना, तो सारा का सारा पानी उड़ जाता, नदी खाली हो जाती। लेकिन यहाँ एक रेजिस्टेंस दिया हमारे नेचर ने, उसी रेजिस्टेंस को हम लोग कहते हैं क्या? फिल्म रेजिस्टेंस, जिसके बारे में आप इंटरफेस मास ट्रांसफर में अभी बहुत डिटेल में पढ़ोगे। इस फिल्म रेजिस्टेंस के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ोगे। इसका मतलब इस फिल्म रेजिस्टेंस को छेड़कर हम मास ट्रांसफर रेट को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। पूरा तो खत्म करना हमारे संभव नहीं है, लेकिन हाँ, अगर हम इसको घटा दिए तो देख लो, पूरा खत्म करने पे अगर 600 गुना हो जा रहा है, 600 टाइम्स, भाई साहब 600 टाइम्स, तो समझ सकते हो कि थोड़ा भी इसको अगर छेड़ा हमने तो हमारे मास ट्रांसफर रेट पर यह क्या इफेक्ट डाल सकता है। और यही आपके स्टार्टिंग में बहुत बड़ा चैप्टर भी आता है, दैट्स वाई इंटरफेस मास ट्रांसफर, जो डिफ्यूजन के जस्ट बाद आपका आएगा, डिफ्यूजन इंटरफेस मास ट्रांसफर इंक्लूडिंग मास ट्रांसफर कोफिशिएंट, और आपका यही चैप्टर नंबर 1 खत्म होगा बेटा। बोलो, यहां तक सभी कुछ क्लियर है? सभी को एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर? चंगू ने कहा, वाह भाई चंपू, चंपू तूने तो मुझे ऐसी बात बता दी, ऐसी बात बता दी कि अब तो मैं जाके सबको बताऊंगा और सबसे पूछूंगा कि बताओ, नदी के ऊपर का रेजिस्टेंस लेयर अगर हटा दे हम, तो नदी का पानी की रफ्तार जो उड़ने की है वो कितने गुना बढ़ जाएगी या घट जाएगी। क्योंकि कोई भी सपने में भी एक कॉमन सेंस से 600 गुना नहीं बोलेगा। बोलो, सभी को क्लियर है ये? एवरीवन क्रिस्टल क्लियर बेटा? शैल वी मूव फॉरवर्ड, थोड़ा सा और देखते हैं, फिर आज गुड नाइट कर लिया जाएगा। बोलो बेटा, यहां तक क्लियर है सभी को? एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आर यू ऑल एंजॉयिंग दिस ब्यूटीफुल सेशन? मजा आ रहा है सभी को? मास ट्रांसफर ऑपरेशन के अंदर कुछ लग रहा है कि मास ट्रांसफर ऑपरेशन हमको क्या क्या सिखा सकता है? यही है बेटा इफेक्ट ऑफ बैरियर ऑन मास ट्रांसफर रेट। ये बैरियर का जो इफेक्ट है ना, बैरियर, बैरियर रॉकी भाई है, ये बैरियर का जो इफेक्ट है ना, ये बहुत खतरनाक है। इसीलिए इस बैरियर के इफेक्ट पे आपके गेट में लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं।
बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो लगातार एक आध प्रश्न तो हर 2 साल में आप पा जाओगे इस बैरियर इफेक्ट पे। बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आगे आपको वो सब चीज़ें भी पढ़ाएंगे। ओके बेटा, सो आज के लेक्चर में फिलहाल अभी इतनी ही चीज़ें। आपको कुछ बातें हम और बता दें, कुछ बातें और बता दें कि हम लोग आगे सब्सिक्वेंट में क्या क्या देखने वाले हैं। हमारा स्टार्टिंग का जो वे होगा वो आप स्टार्ट कहाँ से करोगे बेटा, जर्नी, ये हमारी जर्नी है, ये हमारी जर्नी है बेटा। हमारी जर्नी स्टार्ट होगी डिफ्यूजन से। डिफ्यूजन के बाद अगला स्टॉपेज हमारा पड़ेगा, वो कहाँ पड़ेगा, वो पड़ेगा इंटरफेज मास ट्रांसफर से। इंटरफेज मास ट्रांसफर, इंटरफेज मास ट्रांसफर के बाद जब आप आगे बढ़ोगे तो तत्काल प्रभाव से आपका हम मुलाकात कराएंगे डिस्टिलेशन साहब से। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा डिस्टिलेशन। ठीक है, जैसे ही डिस्टिलेशन हो जाएगा तत्काल प्रभाव से आप मिलोगे एब्जॉर्प्शन साहब से, क्योंकि ये दोनों आपस में रिलेटेड होते हैं, डिस्टिलेशन और एब्जॉर्प्शन का तमाम इक्वेशन मिलता है। जैसे ही एब्जॉर्प्शन साहब से मुलाकात हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन साहब से मुलाकात करने के बाद आप आओगे कैस्केड ऑपरेशन पे। कैस्केड ऑपरेशन क्या होता है, एक ऐसा आपको टेक्निक बताया जाएगा जिसमें डिस्टिलेशन, एब्जॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन, एक्सट्रैक्शन सब हैंडल हो जाएगा। इसके अंदर में आपका डिस्टिलेशन, एब्जॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन, एक्सट्रैक्शन सब आ जाएगा। लेकिन अभी भी एक्सट्रैक्शन आपको अलग से भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वहां जो आएगा कैस्केड में वो एक स्पेशल केस वाला आएगा। स्पेशल केस बोले तो क्या कि भाई अगर ए को बी से अलग करना है तो अगर सी आ रहा है तो सी खाली बी को छुएगा, ए को छुएगा भी नहीं। मतलब जो मेन दो लिक्विड सॉल्वेंट हो, एक लिक्विड सॉल्वेंट और एक कैरियर लिक्विड, इनका आपस में कोई मतलब नहीं होगा, ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल इनसॉल्युबल होंगे। ये एक स्पेशल केस होगा। और आगे बढ़ोगे तो टर्नरी तीन तीन आपका हमने कहा लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन, दो एक लिक्विड एक सॉल्यूट है और एक ए और सी और एक बी सॉल्वेंट डाल दोगे। ठीक है, तो ए बी सी तीन ठो आ गए, तो इसे टर्नरी कहेंगे। तो ये टर्नरी डायग्राम पे चलेगा एक्सट्रैक्शन। ठीक है, फिर एक्सट्रैक्शन के बाद आपका थोड़ा सा वापस से आएगा क्या, क्या नाम है, ये एडजॉर्प्शन। ठीक है, हाँ, यहाँ पे रास्ते में कुछ चीज़ें हम लोगों ने छोड़ दी हैं। वो क्या छोड़ दी हैं, यहाँ देखिए। जैसे ही डिस्टिलेशन खत्म होगा, डिस्टिलेशन के बाद इस लाइन में आपका आएगा क्या, ह्यूमिडिफिकेशन, ह्यूमिडिफिकेशन एंड डीह्यूमिडिफिकेशन, डीह्यूमिडिफिकेशन। ये आपका डिस्टिलेशन एब्जॉर्प्शन के जस्ट बाद आएगा। ठीक है, इन दोनों में ही। और आफ्टर दैट इसी में आपका नेक्स्ट चैप्टर आएगा ड्राइंग, क्योंकि ड्राइंग जो है ये आपका ह्यूमिडिफिकेशन से मिलके चलेगा, उसी में फिर ह्यूमिडिटी और ड्राइंग का रिलेशन वगैरह भी आप पढ़ोगे। ठीक है, इस प्रकार से फाइनली आपकी जर्नी कंप्लीट हो जाएगी। इस जर्नी के दौरान हम लोग बहुत सारे न्यू न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे। ये न्यू न्यूमेरिकल्स आपके प्योर न्यूमेरिकल बैच से अलग होंगे। बहुत सारे आप इसके अंदर में न्यू न्यूमेरिकल्स के अलावा पी वाई क्यूज की प्रैक्टिस करोगे। इसके अंदर में बहुत सारे आपके डाउट क्लियरिंग सेशन भी लगाएंगे, जिसमें लेक्चर के जो भी आपके पिछले लेक्चर के डाउट होंगे, वापस से रिवीजन करने के दौरान आपको पता चला कि ये चीज़ क्लियर नहीं हो रही है, तो आप उस डाउट क्लियरिंग सेशन में हमसे पूछ सकते हो कि सर इसके बारे में थोड़ा सा बता दो, इसके बारे में थोड़ा सा बता दो कि सर ये क्या है, ये थोड़ा मुझे उस समय समझ में नहीं आया था। ठीक है, तो आपके तमाम डाउट क्लियरिंग सेशंस भी लगेंगे। प्लस इसमें बीच में आपकी जो सब्जेक्ट के वाइज, सब्जेक्ट वाइज और मे बी चैप्टर वाइज भी आपकी टेस्ट सीरीज आएगी। वो टेस्ट सीरीज भी आपको साथ साथ में, अगर सब्जेक्ट वाइज या टेस्ट सीरीज एंड प्रैक्टिस सेट जो भी आपकी है, दोनों ही आपको मिलेगी। ठीक है, तो जो भी आपका ये आएगा इसके अंदर प्रैक्टिस सेट्स वगैरह, या वही प्रैक्टिस सेट एज टेस्ट सीरीज भी आ सकता है, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज, तो वो भी आपको इसके अंदर में ही उस समय सॉल्व करना होगा। उसके भी डाउट्स आपको डाउट क्लियरिंग सेशन में हमसे पूछना होगा। ये सब खत्म होगा, फिर आपको हम भेज देंगे कहाँ पे, मास ट्रांसफर ऑपरेशन के प्योर न्यूमेरिकल बैच में, प्योर न्यूमेरिकल बैच में, जिसमें फर्दर आप बहुत ढेर सारे न्यूमेरिकल्स की
प्रैक्टिस करोगे नए नए न्यूमेरिकल्स, बुक के स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल्स सब कुछ आपके वहाँ पे होंगे। प्योर न्यूमेरिकल बैच आपका हमेशा चलता रहेगा। प्योर न्यूमेरिकल बैच में हमारे न्यूमेरिकल्स रिपीट नहीं करेंगे बेटा। मतलब जो पहले लेक्चर में या जो अगर 100 लेक्चर भी हो गए तो 101वें लेक्चर में आपको नया न्यूमेरिकल मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब जब भी जो बच्चा कभी भी ज्वाइन होता है तो पिछले का सारा उसका प्रैक्टिस सेशन ऐसा उसका टास्क होगा कि कितना ज़्यादा जल्दी सिलेबस खत्म करके उन प्योर न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर सके बेटा। ठीक है, तो इस प्रकार आपकी मास ट्रांसफर ऑपरेशन की जर्नी हम लोग बहुत जल्दी खत्म करने की एक बेहतरीन तरीके से बेहतरीन अंदाज में कोशिश करेंगे और खत्म करके दिखाएंगे। उसके बाद आप सभी कहोगे हाँ सर ये सब्जेक्ट बड़ा तो था लेकिन सर मजा आ गया और अब बहुत आसान भी लग रहा है। ठीक है बेटा, सो बोलो बेटा सभी को मजा आया आज के लेक्चर में? एंजॉय किया सभी ने? खूब सारा ढेर सारा एंजॉयमेंट हुआ? सब कुछ समझ में आया? बोलो एवरीवन बेटा, एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नो डाउट्स? किसी को कोई डाउट है? अपने फ्रेंड्स को बता देना बेटा फटाफट ज्वाइन कर लें। अभी 3 इंस्टॉलमेंट्स में अवेलेबल है, फी इंक्रीज कर सकती है क्योंकि इस सेशन की अभी ये बहुत लोवेस्ट है कह लो। ये 4900 की 3 इंस्टॉलमेंट आएगी और अगर ये 2 ईयर में जाएंगे तो 2 ईयर में इनको 6 इंस्टॉलमेंट तक मिल सकती है। ठीक है, जो बच्चा 1 ईयर का लिया है वो अभी 2 ईयर में विदाउट एनी एडिशनल एड ऑन फी अपना सब्सक्रिप्शन प्लान चेंज कर सकता है क्योंकि 2 ईयर वाला सब्सक्रिप्शन प्लान पहले अभी ऑफर में नहीं था, अभी 2 ईयर वाला भी ऑफर में आया है। ठीक है, ओके बेटा, तो चलो अभी हम लोग यहाँ पे विदा लेते हैं और मत भूलना अपने नोट्स को रोज रिवाइज करना अगर आप चाहते हो कि आपकी ड्रीम जॉब आपके हाथ में हो। सो याद रहे आई मस्ट डू माई रिजन डेली, 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 आई मस्ट डू माई रिजन डेली। अगर आपको चाहिए AIR ड्रीम AIR लाइक 100 और बिटवीन 1 to 100 और योर ड्रीम जॉब, तो यही उसकी की है बेटा। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर हम लोग फिर से देखेंगे मास ट्रांसफर का 1 डे आफ्टर टुमारो, इसका लेक्चर नंबर 2 है। ओके, सो आज के लिए इतना ही बेटा। वेरी हैप्पी गुड नाइट, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू बेटा। चला जाए बेटा, किसी को कोई डाउट नहीं है ना? शैल वी गो, लेक्चर एंड कर दे बेटा? सभी को क्लियर है? एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके बेटा, वेरी वेरी हैप्पी गुड नाइट। मजा आया ना सभी को? यस सर, तो जो खतरनाक समीर, यस सर मजा आ गया, क्या बात है, खतरनाक अंदाज में बोलो यार, यस सर मजा आ गया। थोड़ा फायर आर नहीं लिखना आता है क्या? हम लोग को सिखाते हैं फायर अगर आपको बनाना है, अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो FIRE कमेंट टाइप करिए, देखो फायर सिंबल आ जाएगा, ऐसे फायर आ जाएगा। और हर्ट सिंबल के लिए HERT हर्ट लिख दीजिए, अपने आप वहां पे ऐसे हर्ट बन के आ जाएगा। ठीक है, तो अगर सब कुछ क्लियर है तो थोड़ा फायर बन के दिखाओ। सब कुछ क्लियर? क्या बात है, वैशाखी, जयंत, शिवांशु, अरीशा मंडल, वेरी गुड बेटा। अनीश, अरीशा बेटा आप कमेंट नहीं कर रहे थे, हाँ बीच में डाउट्स वगैरह पूछते रहा करो। ठीक है, शमीर, आर्यन, जयंत, ओके। जो बच्चा थोड़ा लेट से ज्वाइन हुआ होगा ना तो उसको भी दिक्कत की बात नहीं, अभी थोड़ी देर में लगभग 30 मिनट से 3 घंटे के अंदर इसकी रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी लाइव क्लासेस सेशन के अंतर्गत, आप वहां से इनको क्लियर कर लीजिएगा। अगर कोई डाउट आएगा फील फ्री टू आस्क मी इन नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है बेटा, चलो तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर बेटा।